हेलो एवरीवन। सो 10 नए एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करिएगा। फॉर एवरी करेक्ट आंसर मार्किंग स्कीम सेम है, यू विल गेट 1 मार्क। इनकरेक्ट के लिए 0 रहने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं, और इसमें हम डायरेक्ट एज वेल एज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और इसके थ्रू हम 10 टॉपिक्स बेसिकली कवर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन राजी ट्राइब। राजी ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट? झारखंड, उत्तराखंड, अरुणाचल, छत्तीसगढ़। अब रिसेंटली जो ट्राइब है वो न्यूज में थी, इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहां पर एक विलेज है जिसका नाम है खेतर कन्याल। अब ये जो है ये इनमें से किसी एक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, और यहां पर क्या हुआ, यहां पर फीमेल कैंडिडेट जो है, फीमेल कैंडिडेट वो अवेलेबल नहीं है। फीमेल कैंडिडेट फॉर द विलेज हेड, जो प्रधान की पोजीशन होती है, जैसे आपने पंचायत में भी देखा होगा, उसके लिए फीमेल कैंडिडेट्स अवेलेबल ही नहीं है, जो कि डीपर क्राइसिस को बताता है इस लोकेशन की। और ये लोकेट कहां करता है, ये है पिथौरागढ़ में, मतलब उत्तराखंड के अंदर। बी इज द करेक्ट आंसर। जो लोकेशन है, साथ ही साथ जो ट्राइब है, जो राजी ट्राइब है, ये एक स्मॉल इंडिजिनस कम्युनिटी है फ्रॉम द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड, इंडिया। और साथ ही साथ नेपाल के भी कुछ पार्ट्स में ये ट्राइब जो है वो आपको मिल जाती है। तो नेपाल में भी रहते हैं, और कुछ पार्ट ऐसा है जो कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि इंडिया में भी रहते हैं। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ट्राइब इसे माना जाता है, और उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के रिमोट एरियाज में ये ट्राइब रहती है। इनको वैसे कुछ अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कुछ जगह पर इनको बन रवाट्स और रावत्स कह सकते हैं, यहां पे बन रावत्स या फिर बन मानुस, इस तरीके से अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और इन्हें क्योंकि नंबर काफी कम है, इस वजह से पीवीटीजी के अंदर भी काउंट किया जाता है। जो हमारे पास 72 73 पीवीटीजीज हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, उसमें भी ये ट्राइब आती है। ठीक है, दे वर्क एज गैदरर्स। जैसे अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे बनरावस हैं, तो जंगलों से हनी को, जो शहद है, उसे इकट्ठा करना वो मेन काम है यहाँ पर। तो इसके साथ साथ जो शिफ्टेड दे आर बेसिकली शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, उसमें भी है बी हाइव्स, फिशिंग, हंटिंग, इस तरीके के जो ऑक्यूपेशंस है उसमें ये ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है एक्सरसाइज प्रचंड शक्ति को लेकर पूछा गया कि इसे कौन से स्टेट में कंडक्ट किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इंडिया तो इसमें इन्वॉल्व होगा, और नाम से भी कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में आइडिया लग जाता है। तो रिसेंटली क्या हुआ, एक मेजर स्टेप लिया गया है बैटलफील्ड मॉडर्नाइजेशन की तरफ। ठीक है, और यहां पर राम डिवीजन है इंडियन आर्मी के अंदर, उन्होंने एक हाई इंपैक्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया है और टाइटल रखा है प्रचंड शक्ति। इट वॉज कंडक्टेड बाय, किसने कंडक्ट किया? इंडियन आर्मी ने, और इंडियन आर्मी के अंदर जो राम डिवीजन है उसके अंदर। ठीक है, इसमें भी खरगा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया है उत्तर प्रदेश मेरठ के अंदर, वहां पर इसे कंडक्ट करा गया है। सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन किसने किया है वो भी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अंदर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज जो है उसको एम्प्लॉय किया गया। इन्फेंट्री यूनिट्स जो है उसकी स्ट्राइक कोर ऑपरेशन जो है उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। कोर ऑब्जेक्टिव यही था कि हम कैसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं वॉरफेयर के अंदर, क्योंकि धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन काफी हो रहा है। इस बार भी आपने देखा था तो यूएवीज का काफी इस्तेमाल किया गया। तो कैसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को, एआई एनेबल्ड सिस्टम को यूज किया जा सकता है, उसी को ही लेकर ये प्रैक्टिस जो है करी गई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एफ्टा इज लोकेटेड इन। तो यहां पर कहां पर ये हेडक्वार्टर लोकेट करता है? न्यूज में एफ्टा क्यों था ये मैं आपको बताता हूं, और फिर हम देखेंगे आंसर इसका क्या है। अभी हाल ही में क्या हुआ, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उन्होंने कहा कि एक एफटीए बिटवीन इंडिया एंड एफ्टा विल बी इंप्लीमेंटेड। और ये कब से होगा? 1 अक्टूबर से। एफ्टा के अंदर 4 देश आते हैं, तो ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन और साथ ही साथ इंडिया के बीच में एक एफ्टा जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा 1 अक्टूबर 2025 से। इस वजह से एफ्टा न्यूज में थी। ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एफ्टा जो है एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 4 देश शामिल हैं, जो कि 1960 में बनाई गई थी बाय स्टॉकहोम कन्वेंशन। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि हमें क्या करना है, हमें फ्री ट्रेड जो है उसको प्रमोट करना है। हमें फ्री ट्रेड को प्रमोट करते हुए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखना है विद इन द यूरोप एंड यूरोपियन इकोनॉमीज नाउ एज वेल एज ग्लोबली। ठीक है, इसमें जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब इसे स्टार्ट किया गया था तब इसमें 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिसमें ऑस्ट्रिया भी था,
डेनमार्क था, नॉर्वे था, पोर्चुगल था, स्वीडन था, स्विट्जरलैंड था, इवन यूके भी इसमें शामिल था। यहां पर 1973 आते आते इसमें और भी देशों ने हिस्सा लिया। जैसे 1970 में इसे आइसलैंड ने ज्वाइन किया, 1986 में फिनलैंड ने ज्वाइन किया, 1991 में लाइंकनस्टीन ने ज्वाइन किया। नाम इस वजह से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आज के दिन में सिर्फ 4 ही मेंबर है, करंटली 4 मेंबर हैं, जिसमें कौन कौन है? करंटली इसमें आइसलैंड है, देन इसमें आपका लाइकनस्टीन है, इसमें नॉर्वे है, इसमें स्विट्जरलैंड भी है। ठीक है, सो आज के टाइम पर 4 मेंबर्स इसके अंदर करंटली हैं, और अगर क्वेश्चन होगा तो ऐसे LINS लिंक्स करके इसे याद कर सकते हैं, या फिर जो भी आप निमोनिक इसमें बनाना चाहें। तो ये 4 देश इसके अंदर आज भी एग्जिस्ट करते हैं। जो 4 EFTA स्टेट्स हैं ये ओपन है, कंपेटिटिव इकोनॉमीज हैं इनकी, और ये प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो इनके साथ 1 अक्टूबर से FTA इंप्लीमेंट हो जाएगा, इस वजह से ये न्यूज में था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छे से आप अटेम्प्ट करिएगा, बिकॉज इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, और वहां पर आपको किसी भी तरीके से प्रेशर में नहीं आना है और गलती नहीं करनी है। ठीक है, जो स्मार्टली फ्रेम्ड क्वेश्चन है उसमें आपको MCQs कैसे सोल्व करने इसका तो आइडिया लगेगा ही, लेकिन एक्सप्लेनेशन पार्ट से आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो भी मिल जाएगी। चलते हैं यहां से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको देखते हैं। विच इंस्टीट्यूट सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द ओवरऑल कैटेगरी ऑफ NIRF 2024 रैंकिंग? देखो अब यहां पर क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर इस तरीके का बन सकता है, या फिर मेंस के अंदर भी जब आप लिख रहे होंगे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कोई क्वेश्चन आया या एस्से आया, तो वहां पर भी आप इन चीजों का, इन फैक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि IIT जो है उसमें IIT का नाम भी बता सकते हैं, या फिर जब ग्लोबल रैंकिंग भी NIRF लेकर आता है तो वहां पर भी बता सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज या हमारे इंस्टीट्यूट्स अच्छा कर रहे हैं। इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को, प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन को मेंस में आप यूज कर सकते हैं। तो अभी बताया कि पूछा है कि कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पोजीशन पे है, क्योंकि NIRF जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क इसे कहा जाता है, ये अवॉर्ड करता है पॉजिटिव नेगेटिव स्कोर्स, और यहां पर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को ये रैंक करता है देश के अंदर। ठीक है, डिपेंड करता है ये कि उनके कितने जर्नल्स हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी है, फैकल्टीज विद द PhD कितनी है, इनके बेसिस पे यहां पर इंस्टीट्यूट को रैंक किया जाता है। NIRF जो है एक इनिशिएटिव है, ये किसका है? इंडियन गवर्नमेंट का, भारत सरकार का इनिशिएटिव है, ताकि हम जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको असेस कर सके, उनको रैंक कर सके, और उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन जो है उसको लेकर आया जा सके। इसे सबसे पहले 2015 में शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ताकि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स एक दूसरे से कंपीट करें। और मेथोडोलॉजी ऑफ रैंक इंस्टीट्यूशन जो अक्रॉस द कंट्री है, उसमें अलग अलग पैरामीटर्स मैंने आपको बताया कि टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च पेपर्स, ग्रेजुएशन आउटकम, परसेप्शन, आउटरीच, इंक्लूसिविटी, इन सब का ध्यान रखकर रैंकिंग करी जाती है। ठीक है, और इस पर अगर हम IITs की बात करते हैं तो IIT मद्रास जो है इसने अपनी फर्स्ट पोजीशन को रिटेन किया है। ठीक है, ऐसे यूनिवर्सिटीज की भी रैंकिंग आती है, ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस की भी रैंकिंग आती है, अलग अलग रैंकिंग्स इसके अंदर होती है, जिसमें जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज के अंदर टॉप पोजीशन पे रहा है, और इस बार भी 9th कंसेक्यूटिव ईयर ये टॉप पोजीशन पे, मतलब जब इसे शुरू किया गया था 2015 के अंदर 16 से, तो ये टॉप पोजीशन पे था, और 2024 में भी ये जो रैंकिंग अभी आई है इसमें भी ये टॉप पोजीशन पे रहा है। ठीक है, एम्स जैसे है न्यू दिल्ली में, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये टॉप पोजीशन पे रहा है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स जो है उसमें IIM अहमदाबाद जो है ये टॉप पोजीशन पे, और पिछले 4 सालों से ये लगातार टॉप पोजीशन पे ही बना हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग रैंकिंग्स जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को दी जाती है। ठीक है, फार्मेसी के अंदर जैसे जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली जो है ये टॉप पोजीशन पे है। बेंगलुरु में नेशनल स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ स्कूल जो है वो लॉ के अंदर टॉप पोजीशन पे आया है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग है। एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास NARI है, ये टॉप पोजीशन पे आया है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा C। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। INS संधायक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर विच पर्पस? क्या ये सबमरीन वॉरफेयर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए, एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए, या कोस्टल पेट्रोल के लिए? तो इसका इस्तेमाल किस वजह से किया जाता है? तो रिसेंटली इंडिया की जो नेवी है इन्होंने INS संधायक जो है इसे बनाया, मेडन पोर्ट जो है वहां पर इसको रखा, और इसके साथ साथ मलेशिया को भी इसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए कहा। अब कोलैबोरेट करने के लिए कहा जा रहा है तो कुछ ना कुछ चीजें करी जाती होंगी, क्या वो सबमरीन वॉरफेयर है, एंटी पायरेसी, कोस्टल या हाइड्रोग्राफिक सर्वे है? तो ये अपने आप में पहला
आईएनएस संधायक जो है अपने आप में पहला इंडिजिनियसली डिजाइन एंड बिल्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है। ये क्या है? दिस इज द हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप। लग सकता है कि जब हम यहां पर इस तरीके से शिप्स की बात करते हैं तो उनका इस्तेमाल वॉरफेयर के लिए किया जाता होगा। एवरी टाइम इट इज नॉट ट्रू। तो यहां पे अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अलग अलग पर्पसेस के लिए शिप्स बनाए जाते हैं और आईएनएस संधायक की बात करी जाती है तो इसमें हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप जो है इसे हमने पिछले साल फरवरी 2024 के अंदर कमीशन किया था और अब हम कोलैबोरेट कर रहे हैं मलेशिया के साथ ताकि जो सर्वे है वो किया जा सके। वैसे अगर बात करी जाए, वैसे बी तो यहां पर आंसर है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के अंदर, उनके द्वारा इसे बनाया गया है और मेनली इसका पर्पस सर्वेइंग कैपेसिटी है, सर्वे कर सकता है, ओशनोग्राफिक डेटा कलेक्शन जो है वो ये कर सकता है, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस भी इसके द्वारा किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बायो ईमू इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये किससे रिलेट करता है? बायो ईमू ये पूछा है। एक नया डीप लर्निंग सिस्टम जो है बायो ईमू ये प्रेडिक्ट करता है फुल रेंज ऑफ शेप्स अ प्रोटीन नेचुरली एक्सप्लोर्स अंडर बायोलॉजिकल कंडीशंस। तो बायो ईमू है क्या? ये बायो एम्यूलेटर का ही एक शॉर्ट फॉर्म है और ये एक जेनरेटिव डीप लर्निंग सिस्टम है। ये थाउजेंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट सैंपल्स को जनरेट कर सकता है फ्रॉम द प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, और आप कह सकते हैं मेडिकल साइंस के फील्ड के अंदर एक तरीके का एआई सिस्टम जो है उसे लॉन्च किया गया है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए नहीं, दिस इज फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर। एस्ट्रोनॉमी के लिए भी नहीं है, सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए भी नहीं है। ठीक है, इट इज अ मॉडल जो सैंपल करता है अप्रोक्सीमेटेड इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन मोनोमर। डेवलप किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसे डेवलप किया गया। नेक्स्ट बित्रा आइलैंड को देखते हैं। इज अ पार्ट ऑफ विच यूनियन टेरिटरी? अंडमान का पार्ट है, लक्षद्वीप, दमन दीव, पुदुचेरी। ये आपको बताना है। न्यूज में क्यों था वो मैं आपको बता देता हूं। जो आइलैंड है एक पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंसीडर कर रही है कि वो बित्रा आइलैंड जो है इसे एक्वायर करें, वन ऑफ द इनहैबिटेटेड आइलैंड इन द आर्किपेलागो रीजन, और इसे एक्वायर करने की बात करी जा रही है फॉर द डिफेंस पर्पस। ठीक है, नॉर्दर्न रीजन ऑफ लक्षद्वीप के अंदर ये लोकेट करता है, स्मॉलेस्ट इनहैबिटेटेड आइलैंड है और इस आइलैंड के ऊपर स्मॉल श्राइन जो है मलिक मुला एक ओल्ड अरब सेंट थे वो भी आपको मिल जाएगी और उनको यहीं पे बरी किया गया है जैसे बताया जाता है। क्लाइमेट की बात करें, जो बित्रा आइलैंड का क्लाइमेट है ये क्लाइमेटिक कंडीशन केरला से मिलती जुलती है क्योंकि ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला ही है। ठीक है, मार्च टू मई का जो महीना होता है और ये महीने होते हैं ये काफी हॉटेस्ट माने जाते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर भी जो है यहाँ पर 25 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वेरी करता है। ह्यूमिडिटी आपको काफी ज्यादा मिलेगी। ब्रीडिंग ग्राउंड्स है काफी सारे सी बर्ड्स के लिए और बित्रा वुड बिकम द थर्ड आइलैंड इन द आर्किपेलागो जहां पर डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट बनाई जा रही है। इससे पहले जो आर्किपेलागो है यहाँ पर आईएनएस द्वीप रक्षक कवरत्ती के अंदर जो यूटी की कैपिटल है वहां पर इसे बनाया गया है और आईएनएस जटायु मिनिकॉय के पास वहां पर भी बनाया गया। तो यहां पर आईएनएस बित्रा अपने आप में थर्ड ऐसी लोकेशन हो जाती है, ध्यान रखिएगा। यहां पे देख सकते हैं, साथ ही साथ यहां पर इससे पहले दो लोकेशन यहां पर है, एक है आईएनएस द्वीप रक्षक कवरत्ती में और फिर मिनिकॉय के पास आईएनएस जटायु। याद करिए जटायु तब न्यूज में आया था जब हमारी मालदीव से प्रॉब्लम चल रही थी और वो लोग कह रहे थे कि आपके सोल्जर्स को आप वापस बुला लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेट भी कर सकते हैं। करेक्ट आंसर लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर, केरला के ऑफ कोस्ट में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैक्ट फॉर फ्यूचर। ये ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट को इंक्लूड करेगा। ये फोकस करता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस और ये लीगली बाइंडिंग है यूएन मेंबर्स के ऊपर। आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट क्या है। अब ये पैक्ट फॉर फ्यूचर है, लेटेस्ट न्यूज में था क्योंकि इंडिया ने रीट्रेट किया है कि वो पूरा सपोर्ट देते हैं पैक्ट फॉर फ्यूचर को। और इसके की अनेक्सिस जो है उसकी बात करी जाए तो इसमें ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट एंड डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन आपको मिल जाएगा। इसका अगर सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो इसका मेन पर्पस क्या है? ग्लोबल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना, प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। तो जितने देश हैं ग्लोबली वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आसानी से अचीव कर पाएं, इस वजह से पैक्ट फॉर फ्यूचर इसे लेकर आया गया है। अब बात करी जाए इसके आंसर की तो पहली स्टेटमेंट कहते हैं इट इंक्लूड्स ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। तो यहां पर मोस्ट वाइड रेंजिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स इसमें कवर किए जाते हैं और जैसे इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि पहली स्टेटमेंट तो आपकी ठीक हो जाती है।
ट्रांसफॉर्म करेगा ग्लोबल गवर्नेंस को, ये भी ठीक हो जाता है। पैक्ट जो है ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज को कवर करता है, पीस हो गया, सिक्योरिटी हुआ, क्लाइमेट चेंज जो हमने एसडीजी की बात करी, डिजिटल कॉर्पोरेशन के बारे में भी बात यहां पर करी गई है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। ठीक है, इस तरीके के जो पैक्ट्स होते हैं लार्जली उन्हें बाइंडिंग नहीं रखा जाता है, तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, हेंस आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्निफ्स मिशन। इट इज द फर्स्ट सोलर यूवी इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ। ये कंबाइन करता है एक इमेजर को और स्पेक्ट्रोग्राफ को और फोकस करता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नासा जो है उन्होंने एक इंटरनेशनल सोलर फिजिसिस्ट की टीम के साथ मिलकर लॉन्च किया है साउंडिंग रॉकेट सोलर इरप्शन इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ, जिसे शॉर्ट में क्या कहा गया, स्निप्स कहा गया है। ये क्या है, साउंडिंग रॉकेट सोलर इरप्शन इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ। और ये जो एक्सपेरिमेंट है इसे न्यू मैक्सिको में लेकर आ रहे हैं। एक तरीके का साउंडिंग रॉकेट है जिसे डिजाइन किया गया है ताकि नए एरियाज में एक्सप्लोरेशन करी जा सके, और साथ ही साथ जो सोलर एटमॉस्फेयर है और क्रोमोस्फेयर है उसको लेकर भी जानकारी हासिल करी जा सके। यहां पर बात करें स्निप्स रॉकेट मिशन जो है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स का यही है कि आप एक्सप्लोर करेंगे एनर्जेटिक्स को, डायनेमिक्स ऑफ क्रोमोस्फीयर, जैसे बताया क्रोमोस्फीयर और सोलर एटमॉस्फेयर को जानने की कोशिश करी जा रही है। अपने आप में पहला सोलर अल्ट्रा वायलेट इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ है, एडवांस टेक्नोलॉजी को इसके अंदर यूज किया गया है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, इमेजर स्पेक्ट्रोग्राम दोनों ही है इसके अंदर। और साथ ही साथ हम तीसरी स्टेटमेंट पे आते हैं जो गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम अर्थ की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सन के क्रोमोस्फीयर की बात कर रहे हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपने मार्क्स जो है जरूर लिखिएगा और देखिएगा कि कहां कहां पर गलती हुई। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आप कंफ्यूज हुए, क्योंकि देखो 10 on 10 तो स्कोर करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपका स्कोर 6-7 के आसपास भी आ रहा है तो वो भी एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। ठीक है, और जितनी मिस्टेक्स हैं आपको यही कर लेनी है इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर, ताकि जब आप मॉक टेस्ट हैं और जब आप प्रीलिम्स एग्जाम में अपीयर होते हैं वहां पर आपकी गलतियां कम से कम हो। ठीक है, चलिए यहां पे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को डिस्कस करते हैं। इट इज लोकेटेड इन हेनले वैली, लद्दाख। लोकेशन बता रहे कि कहां पर लोकेट करता है। इट हाउसेज द हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। इसके अंदर क्या है, कौन सा टेलीस्कोप है वो भी यहां पर बताया है। एंड इट इज डिजाइंड एज ए डार्क स्काई रिजर्व। तो 3 स्टेटमेंट है आपके इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को लेकर। तो ये जो है सक्सेसफुली फोटोग्राफ करती है इंटरस्टेलर कॉमेट, और अभी किया भी है इसने, इंटरस्टेलर कॉमेट को फोटोग्राफ किया है और नाम है उसका 3I एटलस। इसी वजह से न्यूज में थी। हिमालयन चंद्रन टेलीस्कोप को यूज करके इसके द्वारा ये किया गया, और क्योंकि इंडिया में, और हम देखते हैं कि डार्क स्काईज जो है या फिर क्लियर स्काईज कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है जब भी इस तरीके की फोटोग्राफ्स ली जाती है ताकि क्लियरली विजिबिलिटी हमें देखने को मिले। तो इसे लद्दाख में सही रखा गया, सही बनाया गया है। और इसके साथ साथ ये जो सिचुएट करता है, ये 4500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर ये लोकेट करता है, अबव द सी लेवल। ठीक है, ताकि क्लैरिटी आपकी कैप्चरिंग के अंदर आ सके। 2001 में इसे इनॉग्रेट किया गया था, और जो बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है वो इसे रन करता है। साइट जो लोकेट करी गई है या फिर बनाई गई है वो ड्राई है, कोल्ड डेजर्ट है, वहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं है, और साथ में आपको बिल्कुल पास में हेनले मोनेस्ट्री जो है वो मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे आपको क्लाउडलेस स्काई मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो और भी आसान हो जाती है। क्लाउडलेस स्काई मिलेंगे, लो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर मिलेगा, और इसी वजह से ये अपने आप में बेस्ट साइट बन जाती है जब आपको इस तरीके की वीडियो से फोटोज कैप्चर करनी होती है, क्योंकि कोई भी फिर आपको बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, तीनों ही स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हो जाती है। सो यहां पर अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में 10 में से कितना स्कोर किया वो जरूर आप मेंशन करिएगा, और जो लिंक दिया है फॉर दिस फ्री कोर्स वो आप जरूर क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको बेसिक जानकारी जो है यूपीएससी को लेकर कैसे प्रिपरेशन करना है वो पता चलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। सो नेक्स्ट 10 MCQs को डिस्कस करते हैं। मार्किंग स्कीम सेम रहने वाली है, सही जवाब के लिए यू विल गेट 1 मार्क, और इनकरेक्ट आंसर के लिए 0 रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं रखी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वे वाज द पेल कैप्ड पिजन रिसेंटली स्पॉटेड। तो स्पीसीज बेस्ड क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वजह से यहां पर भी इस तरीके के जब भी कोई स्पीसीज न्यूज में हो उसे हम कवर करने वाले हैं। सो अभी हुआ क्या, एक सिग्निफिकेंट साइट जो थी, बर्ड वॉचर्स जो होते हैं, पहले तो यूपीएससी में काफी सारे जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी इंटरव्यू में अपीयर होते थे बर्ड वॉचिंग को एज ए हॉबी बताया करते थे, लेकिन बर्ड वॉचर्स एंड कंजर्वेशनिस्ट जो हैं उनको रिसेंटली एक इल्यूसिव पेल कैट पिजन जो है
उसको वो फोटोग्राफ कर पाए, और इस वजह से ये न्यूज में था। और ये लोकेशन इसमें पूछी गई थी कि कहां पर रिसेंटली इसे सपोर्ट किया गया, काजीरंगा में, दहिंग पटकई में, मानस नेशनल पार्क, नागरहोल के अंदर। जो पेल कैप पिजन है इसे पर्पल वुड पिजन भी कहा जाता है, और काफी लार्ज होता है साइज में, डार्क पर्पलिश मरून बर्ड होता है, और इसे अभी रिसेंटली देखा गया है दहिंग पटकई नेशनल पार्क के अंदर। अब एक तो क्वेश्चन अगर इजी क्वेश्चन बनाना है तो कुछ इस तरीके का बन सकता है, लेकिन मैप बेस्ड क्वेश्चन अगर बनाना है प्रीलिम्स के अंदर तो मैप बेस्ड क्वेश्चन में इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। अगर पूछा जाएगा तो इस पिजन को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, स्पीसीज बेस्ड क्वेश्चन होगा। जैसे ये जो पिजन है ये इंडिया के अलावा आपको बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओ, कंबोडिया, वियतनाम, इन लोकेशंस में भी मिल जाएगा। ठीक है, लार्जली फॉरेस्ट में रहते हैं, और एवरग्रीन फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में भी आपको दिख जाते हैं कुछ हद तक। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा मैप बेस्ड या डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होगा तो लोकेशन जो है दहिंग पटकाई की पूछी जा सकती है। तो लोकेशन क्या है? असम इज द लोकेशन। वैसे इस पिजन की बात करें तो कई बार आईयूसीएन स्टेटस भी पूछ लिया जाता है। तो आईयूसीएन स्टेटस की बात करें, सो इट फॉल्स इन वल्नरेबल कैटेगरी। ये किस कैटेगरी में आता है? वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है स्पीसीज को लेकर ये, दिस इज लाइरोथैमिस एब्राहमी, अ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज। ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? जो स्पीसीज है, क्या ये बटरफ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर या फ्रॉग? ये आपको बताना है। सो यहां पर हम स्पीसीज को लेकर थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि ये क्यों न्यूज में था, व्हाई इट वाज इन न्यूज, और फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है। रिसेंटली ये जो नया स्पीसीज है इनमें से जो एक है लाइरोथैमिस एब्राहमी, ये प्रीवियसली इसे मिस आइडेंटिफाई किया गया था लाइरोथैमिस फ्लावा के तौर पर। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में काफी सारी सिमिलैरिटीज है। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज की वजह से पहले इसको गलत तरीके से आइडेंटिफाई किया गया था। ये एक नई स्पीसीज है ड्रैगन फ्लाई की, जिसे डिस्कवर किया गया है केरला के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। और इसके हैबिटेट की बात करें तो आपको स्मॉल वाटर पूल्स जो होते हैं ना, वहां पर ये स्पीसीज जो है वो मिल जाता है। स्मॉल वाटर पूल्स के अंदर ये स्पीसीज आपको यूजुअली मिल जाएगा। और इसके अलावा लोलैंड रेन फॉरेस्ट एरिया के अंदर भी आपको यूजुअली मिल जाएगा। और इसी तरीके के जो फॉरेस्ट एरियाज हैं आपको केरला में मिलते हैं, तो वहां पर ये स्पीसीज आपको मिल जाता है। कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, दे आर द एपेक्स प्रेडेटर्स ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट कैटेगरी के अंदर ये एपेक्स प्रेडेटर्स माने जाते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्लोवेनिया। स्लोवेनिया को लेकर दो स्टेटमेंट्स आपसे पूछा है, बताइए करेक्ट क्या है? इट शेयर्स बॉर्डर विद इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड क्रोएशिया, एंड कैपिटल जो है वो भी इसकी यहां पर बताई गई है। जस्ट टेक 10 सेकेंड्स और सोचिए कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। व्हाई इट वाज इन न्यूज वो मैं आपको बता देता हूं। सो यहां पर बात करें स्लोवेनिया की तो मैप बेस्ड क्वेश्चन ये है, लेकिन हाँ व्हाई इट वाज इन न्यूज वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि हर वो एरिया जो मैप में दिया है उसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस इक्वल नहीं होते, लेकिन हाँ जो एरिया न्यूज में होते हैं वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। स्लोवेनिया की बात करते हैं तो रिसेंटली जो स्लोवेनिया है इसने अप्रूव किया है एक लॉ को, एक कानून को अलाउ किया है। और ये जो कानून है, ये जो लॉ है, ये असिस्ट करेगा डाइंग के अंदर। और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंट्रीज में हमने देखा कि टर्मिनली इल एडल्ट्स होते हैं और उनको राइट टू एंड देयर लाइव्स जो है, ठीक है, जैसे यूथनीजिया का कॉन्सेप्ट जो है एक्टिव पैसिव का, पैसिव का भारत के अंदर है, एक्टिव जो है वो अलाउ नहीं किया गया है। तो उस तरीके से यहां पर अगर कोई भी पेशेंट है जो अनबियरेबल सफरिंग को फेस कर रहा है तो वहां पर इस तरीके का असिस्टेड डाइंग जो कुछ कुछ आपका पैसिव यूथनीजिया से मेल खाता है वो यहां पर लेकर आया गया है। अब यहां पर अगर हम लोकेशन देखें, इसकी लोकेशन बिल्कुल सही बता रखी है, अभी मैप पे भी देखेंगे। और हाँ, यहां पर जो इसकी कैपिटल सिटी है वो है लुबियाना। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे देखिएगा, सो दिस इज स्लोवेनिया और ऊपर ऑस्ट्रिया हंगरी से जो इसका बॉर्डर है वो टच कर रहा है, साथ ही साथ बोस्निया से भी और इटली से भी इसका बॉर्डर टच कर रहा है। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द इन्विक्टस प्रोग्राम बाय ईएसए, ये किससे रिलेट करता है? इन्विक्टस प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। मरीन एक्सप्लोरेशन से, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, वैक्सीन डेवलपमेंट, स्पेस टूरिज्म, किससे ये रिलेट करता है ये आपको बताना है। इन्विक्टस प्रोग्राम। सो रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये से क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड यूके बेस्ड फ्रेजर नैश, उन्होंने इन्विक्टस रिसर्च प्रोग्राम जो है इसे किक ऑफ किया है, इसे स्टार्ट किया है। और ये एक रिसर्च प्रोग्राम है और इसमें गोल रखा गया है कि वो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेंगे। ठीक है, फंडिंग जो है इसमें जो ईएसए की जनरल सपोर्ट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है वहां से आएगा और साथ ही साथ ईएसए के पास ये एक
टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एलिमेंट है, वहां से जो फंडिंग है वो आने वाली है। फुल्ली रीयूजेबल एक्सपेरिमेंटल एरोस्पेस व्हीकल जो है वो इसमें लेकर आए जाएंगे, जहां पर स्पीड जो है हाइपरसोनिक है तो मैक 5 या इससे ज्यादा स्पीड इसमें होने वाली है। ठीक है, व्हीकल जो इसके अंदर है वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे की टेक्नोलॉजीज, ताकि हाइपरसोनिक फ्लाइट्स जो है उसे अलग अलग एटमॉस्फेयर के अंदर अचीव किया जा सके। इन्विक्टस प्रोग्राम जो है ये बेसिकली प्रूव करेगा सूटेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल्ड प्री कूल्ड एयर ब्रीदिंग प्रोपल्जन सिस्टम। चलते हैं यहां से आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन तुवालू को लेकर है। ये रीजन अभी न्यूज में था, तुवालू ये कहां पर लोकेट करता है? इज इट इन अटलांटिक रीजन, पैसिफिक, इंडियन, आर्कटिक? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर इसको आंसर करने की कोशिश करिएगा। न्यूज में इस वजह से था क्योंकि 5000 से ज्यादा लोग जो हैं उन्होंने अपना पहली बार फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड माइग्रेशन वीजा जो है उसे यहां पर अप्लाई किया है, जो कि ऑफर करता है रेजिडेंट ऑफ तुवालू को एन एस्केप फ्रॉम द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज की। जब यहां पर क्लाइमेट चेंज के प्रभाव देखने को मिलते हैं तो अगर उनको इस एरिया से एग्जिट करना है तो इसके लिए वो बाहर जा सकते हैं। तो 5000 लोग जो उन्होंने अपने आप में माइग्रेशन वीजा यहां पर अप्लाई किया है। इसका पहले जो नाम था तुवालू का, इसे एलिस के नाम से एलिस आइलैंड भी कहा जाता था। एक आइलैंड कंट्री है जो कि हवाई ऑस्ट्रेलिया के पास लोकेट करता है। मैप पे भी अभी इसको हम देखने वाले हैं। नेबरहुड की बात करें तो किरिबती इसके पास में है। फीजी आइलैंड जो काफी फेमस है वो भी इसके पास ही लोकेट करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? इट इज लोकेटेड इन द पैसिफिक। ये कहां पर लोकेट करता है? पैसिफिक ओशन के अंदर है। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे देखिएगा, सो दिस इज इन द पैसिफिक, ये आपके तुवालू आइलैंड, और साथ में आपको ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जो है वो ऑन द सदर्न एंड द साउथ वेस्टर्न साइड पे देखने को मिल जाते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किंग राजेंद्र चोला द फर्स्ट। अभी रिसेंटली न्यूज में किस वजह से थे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन अ फंक्शन जो तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ताकि 1000वीं एनिवर्सरी जो है उनके कॉन्क्वेस्ट की ऑफ गेंजेटिक प्लेन्स उसको यहां पर ऑब्जर्व किया जा सके। ठीक है, सो ही फाउंडेड गंगई कोंडा चोलापुरम, ही फॉलोड बुद्धिज्म। अगर आपने एनसीईआरटी में से भी हिस्ट्री पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। किंग राजेंद्र चोला द फर्स्ट। राजेंद्र चोला द फर्स्ट ऑफन डिस्क्राइब्ड एज राजेंद्र द ग्रेट। चोला एम्पायर के एम्परर थे, और जो कह सकते हैं जो ड्यूरेशन थी 1014 से 1044 सीई कॉमन एरा के आसपास की थी। एंड देन राजेंद्र सक्सीडेड हिज फादर राजा राजा द फर्स्ट। ठीक है, उनको गंगाई कोंडा चोलन के नाम से भी बेसिकली जाना जाता था, बिकॉज कहा जाता था ब्रिंगर और ऑफ द गैंजिस रिवर। एक टाइटल और भी था कादाराम कोंदान करके, कादाराम कोंदान, जिसका मतलब है कॉन्करर ऑफ द केदार। ठीक है, तो अलग अलग नाम थे, गंगाई कोंडा चोलापुरम, देन कोदाराम कांदे। ठीक है, जब रूल कर रहे थे उस टाइम पर उनका जो इन्फ्लुएंस था, चोला एम्पायर का जो इन्फ्लुएंस था वो गंगा रिवर के पास तक देखा जा सकता था। नॉर्थ में गंगा रिवर के पास तक उनका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता था। इसी वजह से ये नाम भी यहां पर दिया गया है, और उसके साथ साथ इसके बारे में जिक्र भी किया जाता है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, सो यहां पर उनकी खासियत की बात करें, क्योंकि हम यहां पर तमिल रीजन की बात करें और आप कह सकते हैं पेनिनसुलर रीजन की बात कर रहे हैं, तो जो ब्लू वाटर नेवी थी उनकी लार्जेस्ट मानी जाती थी, क्योंकि अगर आप सदर्न रीजन में रूल कर रहे हैं तो नेवी तो आपकी काफी अच्छी होना जरूरी है। बर्मा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये पूरा एरिया उन्हीं के अंडर में आता था। महिपाल करके एक किंग हुआ करते थे, द पाला किंग ऑफ बंगाल एंड बिहार, उनको भी इन्होंने डिफीट किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ही ऑल्सो फाउंडेड द सिटी ऑफ गंगाई कोंडा चोलापुरम एंड शिफ्टेड हिज कैपिटल टू तांजोर। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनको लेकर याद रखिएगा। और जब हम रिलीजन की बात करते हैं, सो ही फॉलोड शैविज्म। हिंदुइज्म की जो ब्रांच है शैविज्म, उनको वो फॉलो किया करते थे। हालांकि इन्होंने बुद्धिज्म को वेलकम किया और काफी स्तूपास भी बनाए, लेकिन ही वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक, और ही डिड नॉट इवन फॉलो द बुद्धिज्म, ही फॉलोड शैविज्म। आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो प्रीलिम्स एमसीक्यू का कोर्स है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एनसीईआरटीज के और इवन बाकी सब्जेक्ट्स के जो एमसीक्यूज हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं। बेसिकली वीडियोज आर अवेलेबल, जो मैंने ही बनाए, तो इसके जरिए आप जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कर सकते हैं एमसीक्यूज के
थ्रू। तो आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाती है डेली बेसिस पे, साथ ही साथ उस सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स है वो भी आपके क्लियर हो जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियोस है वो भी इसके अंदर रहते हैं, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, चिकनगुनिया को लेकर है। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? मेल मॉस्किटोज, फीमेल मॉस्किटोज, बोथ, जेंडर डजंट मैटर हियर, बर्ड्स। सोचिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है चाइना के अंदर, उन्होंने रिसेंटली इनिशिएट किया एक इमरजेंसी कैंपेन, क्योंकि वहां पर चिकनगुनिया के केसेस आ रहे थे, तो उसको कर्टेल करने के लिए और उसके चिकनगुनिया के रिस्क को कम करने के लिए ही इस तरीके का इनिशिएटिव लेकर आया गया है। ये एक मॉस्किटो बोर्न वायरल डिसीज है, जो चिकनगुनिया वायरस, जिसे चिकवी भी कहते हैं, चिकवी, इसकी वजह से होता है, और जिससे फीवर, जॉइंट पेन, इस तरीके की परेशानियां हो सकती हैं। सबसे पहले इसे डिस्क्राइब किया गया था क्योंकि तंजानिया के अंदर इसका एक आउटब्रेक देखने को मिला था 1952 के अंदर। ठीक है, मोर देन 110 कंट्रीज जो हैं, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के अंदर, वहां पर चिकनगुनिया के केसेस जो हैं देखे गए हैं। और ये होता है फीमेल मॉस्किटो की बाइट से, जिसे कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी शायद पढ़ा होगा काफी बार, एडिस इजिप्टी। ठीक है, कॉमनली एडिस इजिप्टी, और एक और है एडिस एल्बोपिक्टस मॉस्किटो। ठीक है, इनके काटने की वजह से होता है। ठीक है, इसके अलावा द टू स्पीसीज, यही हम एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस की बात करें, इसके अलावा जो दूसरी बीमारियां हैं उसमें यही जो आपके मॉस्किटोज हैं, ये डेंगी और जीका वायरस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो आपको स्पेलिंग अगर देखनी है ना, स्पेलिंग के लिए जो नेटमोक है उस पर ये जो आपके एमसीक्यूज होते हैं, इसे अपलोड भी किया जाता है, तो वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। जैसे अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया तो दोबारा वीडियो नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, आप जो है वेबसाइट से जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज द बेडुइन्स आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ विच एक्टिविटी? जो बेडुइन्स हैं दे आर रिलेटेड टू फिशिंग, एग्रीकल्चर, हर्डिंग लाइवस्टॉक, माइनिंग। सोचिए न्यूज में क्यों थी वो बताता हूं, और क्या करेक्ट आंसर है वो बताने वाला हूं। तो 300 से ज्यादा लोग जो हैं दे हैव बीन किल्ड इन अ वीक ऑफ वायलेंट क्लैशेस। सीरिया का जो ड्रूज माइनॉरिटी है और साथ ही साथ सुन्नी बेडोइंस ट्राइब्स जो हैं, इनके बीच में क्लैशेस हुआ और उसकी वजह से काफी सारे लोगों की जान चली गई। इस वजह से ये जो कम्युनिटी थी, ये न्यूज में थी। जो बेडुइन्स हैं दे आर ट्रेडिशनली नोमैडिक पीपल। नोमैडिक जो जगह से जगह घूमते रहते हैं, अरेबिक स्पीकिंग ट्राइब्स हैं और डेजर्ट रीजन में ही रहती है और वहीं पे ही ट्रैवल करती है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। और पिछले आप कह सकते हैं सेंचुरी से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और मेन अगर हम बात करें, कम्युनिटीज जो हैं खासतौर पर सर्वाइव करती हैं क्योंकि लाइफ स्टॉक को हर्ड करती हैं। सो हर्डिंग इज द मेन एक्टिविटी। प्राइमरली आप कह सकते हैं कैमल, शिप्स, गोट्स जो हैं उनको नेविगेशन के लिए भी यूज किया जाता है और उन्हीं को ही यहाँ पर, उन्हीं के थ्रू ही, लाइफ स्टॉक के थ्रू ही अपना गुजारा यहां पर किया जाता है। सोसाइटी जो है ट्राइबल सोसाइटी है और पैट्रियार्कल सोसाइटी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? हर्डिंग लाइफ स्टॉक, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कमचातका पेनिनसुला। सो वेस्टर्न रशिया में लोकेट करता है। इट्स द पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। आपको बताना है करेक्ट क्या है। न्यूज में क्यों था ये एरिया, और वैसे हम इसको मैप के ऊपर भी देखने वाले हैं। तो रिसेंटली एज मेनी एज 5 अर्थक्वेक्स, तो यहां पर 5 अर्थक्वेक्स जो है वो देखने को, वो एक्सपीरियंस किए गए हैं, वो देखने को मिले हैं। और ये जो है आपका कैमचातका पेनिनसुला के कोस्टल रीजन के अंदर आपको देखने को मिले, जो कि फार ईस्टर्न रशिया के अंदर लोकेट करता है। ठीक है, वेस्टर्न रशिया नहीं है, ईस्टर्न रशिया है। राइट, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। लेकिन हाँ, आज से 4-5 दिन पहले भी कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने देखा था कि ये जो एरिया है ये कहां पर फॉल करता है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में फॉल करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दिस इज कैमचातका पेनिनसुला। यहां से चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर अपने 10 में से जो स्कोर आपका है वो जरूर लिखिएगा। द लास्ट क्वेश्चन इज शेतिहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेट करती है? इज इट इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा? रिसेंटली इस प्रदेश की गवर्नमेंट ने, जो स्टेट गवर्नमेंट है, दे टॉक्ड अबाउट दिस, क्योंकि न्यूज में बताया गया था कि ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स जो है उनको यहां पर वायलेट किया है इन क्लियरिंग अ प्रपोजल टू रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ शेतिहाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके एक्सटेंट को, इसके जो एरिया है उसको बढ़ाने के लिए कुछ जो रूल्स हैं और कुछ ऑर्डर्स हैं उनको, और इवन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ऐसा बताया जा रहा है कि उसको वायलेट किया गया है। ठीक है, अब यहां पर हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है इसकी लोकेशन। तो ये कहां पर लोकेट करती है? सो इट इज इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका।
ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। सो इट वॉज डिक्लेयर्ड, जो रीजन है अभी मैप पे भी देख लेते हैं कहां पर लोकेट करता है, कर्नाटका के अंदर। सो इट इज लोकेटेड इन शिमोगा डिस्ट्रिक्ट और 1974 के अंदर ही इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एरिया जो है अराउंड 400 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का है और साथ ही साथ आपको यहां पर एक नेशनल बर्ड सेंचुरी जो है मंदागादे नेशनल बर्ड सेंचुरी वो भी यहां पे मिल जाएगी। स्मॉल आइलैंड इन द रिवर टोंगा वो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ ह्यूमन सेटलमेंट्स भी आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। और वेजिटेशन की बात करें तो मॉइस्ट से लेकर ड्राई डेसिजुअस जो फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो आपको केरला में ज्यादा मिलेंगे, वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो लोकेशन इज ऑल्सो गिवन। नाउ प्लीज मेंशन योर स्कोर, जो भी आपका स्कोर है वो प्लीज मेंशन करिएगा। और साथ ही साथ जो मार्क्स है अपने, उसमें जो भी नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं रखी गई है वो वीकली मॉक टेस्ट के अंदर जरूर अप्लाई करिएगा। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कोर्स को चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद एवरीवन। सो वी आर इन आवर नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के 10 एमसीक्यूज 10 टॉपिक्स में से लिए गए हैं। फॉर एवरी करेक्ट आंसर गेट 1 मार्क, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 0। और आप कमेंट सेक्शन में अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। और जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो भी एबीसीडी आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, हु इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू कम्युनिकेट डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 न्यूज में था और पूछा गया कि कौन कम्युनिकेट करता है जो भी डिसीजंस या फिर एड एंड एडवाइस काउंसिल मिनिस्टर की होती है। ये कौन सी पोजीशन है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये सब चीजें कम्युनिकेट करते हैं? क्या ये लीडर ऑफ लोकसभा स्पीकर होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं? तो यहाँ पे पोजीशन को लेकर पूछा गया कि ये कौन है। सो रिसेंटली ये जो एरिया है न्यूज में था, वैसे यहां पर जो आपका आर्टिकल 78 है इसको लेकर बात करी जाए तो इसके अंदर ये जो व्यक्ति है, जो ये पोजीशन है, ये है प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन। और कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है ये ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो भी एड्स एंड एडवाइस होती है काउंसिल मिनिस्टर की तरफ से, वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर टेम्पल इज प्राइमरली डेडिकेटेड टू विच डीटी? तो ये जो टेम्पल है ये किस डीटी को डेडिकेट किया हुआ है? क्या ये लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेट किया है, लॉर्ड शिवा को, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड गणेशा? तो यहां पर 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, सोचिए इसके बारे में। श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर टेम्पल आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये एक हिंदू टेम्पल है जो कि लोकेट करता है धर्मस्थल में और ये लोकेट करता है कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के अंदर है। और टेम्पल जो है इट डेट्स बैक टू 800 इयर्स एंड हियर 800 साल पुराना 800 इयर्स ओल्ड टेम्पल जो आपका है ये डेडिकेट किया हुआ है लॉर्ड शिवा को। ठीक है, सो हु हियर इन दिस टेम्पल लॉर्ड शिवा इज बेसिकली वर्शिप्ड एज लॉर्ड मंजुनाथ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, सो टेम्पल की बात करी जाए, इसी टेम्पल की बात करी जाए, सो द टेम्पल हैज बीन बिल्ट फॉलोइंग द केरला टेम्पल आर्किटेक्चर। तो जो केरला टेम्पल आर्किटेक्चर है उस डिजाइन को यूज करके इसे बनाया है और इसके अंदर वुड, क्ले, स्टोन, मेटल्स, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कुछ इस तरीके से टेम्पल दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग काशी डिक्लेरेशन। 3 स्टेटमेंट्स है काशी डिक्लेरेशन को लेकर, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इट वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग यूथ स्पिरिचुअल समिट हेल्ड इन वाराणसी। It calls for multi-ministerial and societal approach to tackle substance abuse. तो substance abuse को टैकल करने के लिए इसको बेसिकली यहाँ पे मल्टी मिनिस्ट्रियल सोसाइटी जो है उसको कॉल किया गया है। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। कौन सा मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो 3 स्टेटमेंट्स है, कहां पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया है वो बताया गया है, किस तरीके की अप्रोच की जरूरत है वो बताया गया और कौन सा मंत्रालय है। सोचिए क्या आंसर होगा। यूथ स्पिरिचुअल समिट अभी कंक्लूड हुई रिसेंटली एट द रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और ये है वाराणसी के अंदर। और यहां पर ही काशी डिक्लेरेशन जो है इसे अडॉप्ट किया गया है। ये अडॉप्ट किया गया है यूथ स्पिरिचुअल समिट के अंदर और इसमें थीम जो रखा गया था वो था ड्रग फ्री यूथ फॉर डेवलप्ड इंडिया। ठीक है, और ये भी कहां पर? एट रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर वाराणसी। इसे ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा और इसके जरिए 600 यूथ लीडर्स जो है उनको एक स्टेज के ऊपर लेकर आया गया और 120 स्पिरिचुअल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एकेडमिशियंस को भी एक स्टेज के ऊपर लेकर आया गया। ये जो इवेंट है
एक तरीके का मोमेंट है इन इंडियाज परस्यूट ऑफ ड्रग फ्री सोसाइटी को हम परस्यू कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी ड्रग फ्री हो जाए, और ये कब तक टारगेट रखा गया? 2047, जो आजादी के हमारे 100 साल होंगे उसके लिए। काशी डिक्लेरेशन कॉल्स फॉर ट्रीटिंग सब्सटेंस अब्यूज एज ए कॉम्प्लेक्स पब्लिक हेल्थ एंड सोशल चैलेंज, इस तरीके से भी इसे डील किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जो आपके एमसीक्यू कोर्स का लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो एमसीक्यूज को सोल्व करने में जिनको परेशानी होती है। कुछ लोग प्रीलिम्स को क्रैक करने में अच्छे होते हैं, तो उन लोगों को इस कोर्स को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको एमसीक्यूज को सोल्व करने में या प्रीलिम्स को क्रैक करने में परेशानी होती है, सो दिस कोर्स कैन हेल्प यू इन डेवलपिंग दैट कॉन्फिडेंस, ताकि आपको एमसीक्यूज को सोल्व करने में परेशानी ना हो और इसी वजह से प्रीलिम्स एग्जाम जो है इसे क्रैक करना आपके लिए आसान हो जाए। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द गुरुल रेवाइन फॉसिल साइट लोकेटेड? सो इज इट लोकेटेड इन गुजरात, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश? अभी ये जो साइट थी ये न्यूज में थी, किस वजह से थी वो भी देखते हैं, लेकिन आपको बताना है आंसर क्या है। तो 4 लिख के एबीसीडी जो भी आपका आंसर है बताइएगा। मैं बताता हूं आपको कि व्हाई दिस थिंग वाज इन न्यूज, क्योंकि रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक स्ट्रिक्ट एंड स्टार्क वार्निंग दी है टू जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ओवर अ सीरियस थ्रेट टू दिस फॉसिल साइट, जो कि खोनमो रीजन के अंदर है, श्रीनगर के आउटस्कर्ट में खोनमो रीजन है, वहां पर ये जो फॉसिल्स हैं वो लोकेट करते हैं। और इस वाई इन न्यूज से ही हमें समझ में आ गया कि जो लोकेशन है वो क्या है, कश्मीर। लोकेशन जो है इस रेवाइन की वो कश्मीर में है। जियोलॉजिकली इसे कह सकते हैं कि वीही डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, ठीक है, नोन एज द वीही डिस्ट्रिक्ट बेसिकली कहा जाता है इसे। और इसमें आपको काफी सारी रिपोजिटरी मिल जाएगी फॉसिल्स की, और एविडेंस जो है पुराने टाइम के ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट जो है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो काफी सारे फॉसिल्स और इससे रिलेटेड चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। कुछ इस तरीके से दिखती है साइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एट फेल्सीवैक्स वैक्सीन इज बीइंग डेवलप्ड टू कॉम्बैट विच डिसीज? तो अभी ये वैक्सीन न्यूज में थी, किसके लिए है? HIV एड्स, डेंगी, ट्यूबरकुलोसिस या मलेरिया? यहां पे 4 ऑप्शंस हैं, 5 ABCD करके आप आंसर कर सकते हैं। सो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है दे आर डेवलपिंग अ नोबल काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन कैंडिडेट एट फेल्सीवैक्स, ताकि प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम जो है इसे कॉम्बैट किया जा सके। प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम। अब ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम क्या है? ये एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ पैरासाइट है जो कि कहीं ना कहीं रीजन बनता है मलेरिया का। तो ह्यूमंस में जो मलेरिया होता है वो इस आप कह सकते हैं प्रोटोजोआ पैरासाइट की वजह से होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? सो किसकी वैक्सीन को डिजाइन किया जा रहा है? मलेरिया की, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है जिसमें आप कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ जीन्स दैट एनकोड फॉर टारगेट वो इंसर्ट किए जाते हैं सेल के अंदर। इट इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विथ RMR CBB रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर इन भुवनेश्वर, एंड इसमें NIMR भी शामिल है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, ठीक है। और ये जो वैक्सीन डिजाइन करी जा रही है इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड यूजिंग लैक्टोकॉकस लैक्टिस, एक तरीके का सेफ फूड ग्रेड बैक्टीरियम है, उसको यूज करते हुए इस वैक्सीन को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो काफी सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी यहां पर आपको मिल गई है। सो करेक्ट आंसर इज डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेरी पंचायत ऐप। ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का और NIC का। इट प्रोवाइड्स ग्राम सभा इंफॉर्मेशन एंड वेदर फोरकास्टिंग एट पंचायत लेवल। इट ओनली सपोर्ट्स हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अब ये जो ऐप है और गवर्नमेंट काफी सारी ऐप्स जो वो लेकर आई है कुछ इस तरीके से, वैसे ये ऐप दिखाई देती है या फिर कहें कि इसका लोगो कुछ इस तरीके से है। मोबाइल एप्लीकेशन मेरी पंचायत, इंटरनेशनली इसे रिकॉग्नाइज किया गया है विद प्रेस्टिजियस वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड भी इसे मिला है। अब ये जो है डिजाइन किया गया है टू प्रोवाइड यूनिफाइड डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म और रूरल एरियाज के लिए इसे डिजाइन किया गया है, ठीक है। और रूरल एरियाज के जो रेजिडेंट्स हैं, फंक्शनरीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उनकी ही रिक्वायरमेंट्स को ये केटर करती है। प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट करता है और कंसोलिडेट करता है ये डाइवर्स जो आपके फंक्शंस होते हैं, और इसके साथ साथ जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है और NIC किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वैसे इसे MIETY करके लिखते हैं, मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रियल टाइम पंचायत का बजट हो, रिसीट्स हो, पेमेंट्स हो, डेवलपमेंट प्लान्स हो, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी इंफॉर्मेशन अगर आपको जाननी है वो भी इसके जरिए पता चल सकती है। ठीक है, तो यहां पर पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। अगर बात करिए लैंग्वेजेस की, तो यहां पर जब हम इंडिया में बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश में चांसेस है कि मल्टीलिंगुअल होगी, तो यहां पर 12+ इंडियन लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करती है। ठीक है, ऐप अनेबल करती है सिटीजन्स को ताकि वो नए प्रोजेक्ट्स को प्रपोज कर सके। कहीं पर भी किसी सिटीजन को लगता है कि ये नया प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, वो बताया जाएगा इसके अंदर, रिव्यू किया जा सकता है, रेट किया जा सकता है इंप्लीमेंटेड वर्क को। अगर कहीं पे सड़क बनी तो उसको रिव्यू और रेट करने की भी पावर यहां पर दी गई है। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव जो है वो यहां पर लेकर आया गया है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि लैंग्वेज वाली बात यहां पर इनकरेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। साइट टीबी टेस्ट इज प्राइमरली यूज्ड टू डिटेक्ट विच इन्फेक्शन। ये तो काफी आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपका है। सो रिसेंटली केरला हेल्थ अथॉरिटीज जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है साइट टीबी फॉर डिटेक्टिंग एंड ट्रीटिंग टीबी। क्या है? ट्यूबरोक्लोसिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सो टीबी इंफेक्शन को ही ट्रीट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए इसे लेकर आया गया है ताकि यहां पर जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है NTEP, इसके अंतर्गत टीबी को ट्रीट किया जा सके। इट्स अ न्यू इंट्राडर्मल टेस्ट ताकि डिटेक्ट किया जा सके और ट्रीट, दोनों ही चीजें इसमें है। फर्स्ट स्टेप इज डिटेक्ट एंड देन द सेकंड स्टेप इज यू हैव टू ट्रीट द ट्यूबरक्लोसिस। सो करेक्ट आंसर इज सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाईली स्पेसिफिक एक्यूरेट यूजर फ्रेंडली स्किन टेस्ट है जहां पर कुछ डोजेस जो है 0.1 ml की डोजेस जो है एम ट्यूबरक्लोसिस स्पेसिफिक एंटीजन की वो दी जाती है, इंजेक्ट की जाती है बेसिकली स्किन के अंदर। और ये कुछ इसका एक वे है और इसमें जो स्किन है वो इसमें अगर 2 से 3 दिन तक थोड़ा सा रेज हो जाता है, जैसे 5 mm तक रेज हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं टीबी के बारे में बताता है। ठीक है, वैसे टीबी की बात करें बेसिक इंफॉर्मेशन ले तो इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, MCQ 8। Hatti tribe primarily resides along which river basin? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। सो आपको यहां पर लोकेशन बतानी है और न्यूज में क्यों थी ट्राइब वो भी हम देख लेते हैं एक बार। सो यहां पर रिसेंटली 2 ब्रदर्स ऑफ द हैटी ट्राइब टाइड द नोट टू अ विमेन इन हिमाचल प्रदेश। और इस पूरे सेलिब्रेशन और इवेंट में हंड्रेड्स ऑफ पीपल दे वर आल्सो विटनेसिंग द मैरिज। सो यहां पर लोकेशन आपसे पूछिए, द हैटीज आर क्लोज निट कम्युनिटी एंड यहां पर अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से, क्योंकि ये होम ग्रोन क्रॉप्स को ही सेल करते हैं, होम ग्रोन वेजिटेबल्स को, वूल को यहां पर सेल किया जाता है। और ये हार्ट्स होते हैं जैसे दिल्ली हार्ट है, तो यहां पर सेल किया जाता है और वहीं से ही जो नाम है वो भी आता है। तो काम से जो है वो ट्राइब का नाम यहां पर आता है। ये जो ट्राइबल पीपल हैं दे रिजाइड इन हिमाचल एंड उत्तराखंड बॉर्डर ऑन, आप कह सकते हैं इन द बेसिन ऑफ गिरी एंड टोन्स रिवर, और दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसके अलावा भी अगर बात करी जाए ट्राइब्स इन इंडिया प्रैक्टिसिंग पॉलीएंट्री, तो टोडा, खासा, हाथी या हटी, खासी, लदानी, बोटा, नायर, आपको ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, CAC को लेकर पूछा है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड जॉइंटली बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO। हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम के अंदर है। एंड इंडिया बिकेम इट्स मेंबर इन 2005। 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां पे दी है CAC को लेकर। इंडिया का जो रोल है ग्लोबल फूड स्टैंडर्ड डेवलपमेंट में, इसे अभी अप्रिशिएट किया गया क्योंकि 88th सेशन जो था एग्जीक्यूटिव कमेटी का, किसका? CAC का, जिसे कहा जाता है CCEXEC 88, ये जो रोम में अभी हुआ, यहां पर इंडिया के एफर्ट्स को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है। जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है ये एक इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जिसे एस्टैब्लिश किया था किसने? FAO एंड WHO ने मिलकर। ठीक है, और कब किया गया था? इसे किया गया था 1963 के अंदर। रोम में हेडक्वार्टर है तो मैं बता ही चुका हूं। यहां पर मेन मकसद यही है कि कंज्यूमर्स की जो हेल्थ है उसे प्रोटेक्ट करना है और फेयर प्रैक्टिसेस, फूड के अंदर जो फेयर प्रैक्टिसेस है वो यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, और करंटली बात करी जाए CAC जो है इसके 189 मेंबर्स हैं और साथ ही साथ इसमें वैसे इंडिविजुअल कंट्रीज की बात करें तो 188 हैं और फिर इसमें साथ ही साथ एक जो है यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन भी है। इंडिया जो है इसका मेंबर बना था 1964 के अंदर। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर आपका हो जाएगा ए।
ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये बेसिकली ध्यान देते हैं हेल्थ के ऊपर और फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करते हैं एंड प्रमोट करते हैं कि स्टैंडर्ड जो है वो बने रहे। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बीमा सखी योजना प्रोवाइड्स मंथली स्टाइपेंड टू विमेन एजेंट्स इन विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फैसिलिटी या आप कह सकते हैं एक प्रैक्टिस कहां पर आपको देखने को मिलती है? एलआईसी में, सेबी, आरबीआई या नाबार्ड के अंदर। यहां पर भी थोड़ा सा आसान था अगर देखें क्वेश्चन को तो, क्योंकि हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। सो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विल डेफिनेटली बी देयर इन द पिक्चर। एलआईसी रिसेंटली दे एंटर्ड इनटू एन एमओयू। तो एलआईसी ने अभी एक एमओयू किया है किसके साथ? डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ। ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है डिपार्टमेंट, और बीमा सखी योजना को रूरल एरिया के अंदर ये प्रमोट कर रहे हैं। एक इनिशिएटिव है एलआईसी का, ताकि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्टाइपेंट्री स्कीम जो है वो चलाई जा सके, और एक्सक्लूसिवली ये विमेन के लिए चलाई जाएंगी। 18 to 70 इसकी एज होगी, मिनिमम 18 मैक्सिमम 70, और 10th क्लास पास उनको होना चाहिए। ठीक है, यहां पे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, स्टाइपेंड दिया जाएगा, 3 साल के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया जाएगा, इंश्योरेंस अवेयरनेस दी जाएगी। पहले साल में स्टाइपेंड 7,000 रुपए होगा, दूसरे साल में 6,000 होगा, तीसरे साल में 5,000 होगा, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कमीशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा कमा रहे हो। ठीक है, बीमा सखी से कमीशन भी अर्न कर पाएंगे, और कमीशन जो है एक्सक्लूडिंग बोनस पहले साल के लिए 48,000 तक हो सकती है। ठीक है, और आफ्टर द ट्रेनिंग एलआईसी एजेंट के तौर पे वो सर्व कर पाएंगे, और आप कह सकते हैं ग्रेजुएट बीमा सखीज जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो डेवलपमेंट ऑफिसर, एलआईसी में जो डीओ की एक पोजीशन होती है डेवलपमेंट ऑफिसर की एलआईसी के अंदर, उसके लिए भी वो क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे यूजुअली उसके लिए एक एग्जाम होता है जिसे एडीओ कहा जाता है, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, कुछ इस तरीके से। इसके लिए ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, तो यहां पर उनको भी डीओ बनने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सो यहां पर हमने 10 क्वेश्चन जो है इसको डिस्कस किया है। प्लीज अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, 10 में से कितना आपने स्कोर किया है। और एमसीक्यूज में अगर आपको कॉन्फिडेंस लेकर आना है तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद एवरीवन। सो 10 नए एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और इन एमसीक्यूज के थ्रू हम 10 करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे। फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको 1 मार्क ऐड करना है अपने टोटल स्कोर में। इनकरेक्ट के लिए 0 रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग जो है जब हम इसे मॉक टेस्ट के लिए कर रहे हैं तब वहां पर +2 और नेगेटिव मार्किंग जो है वो एप्लीकेबल होगी। अभी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ना वाइस प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है काफी न्यूज में है आजकल, इस वजह से इसको पूछा गया, और इसी वजह से इंडियन पॉलिटी से भी ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर ABCD जो भी आपका आंसर है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी रिसेंटली जो वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जगदीप धनखड़ हैं उन्होंने रिजाइन किया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहां पर अनाउंस करेंगे इलेक्शंस, ताकि इस पोजीशन को इमीडिएट इफेक्ट से फिल किया जा सके। एज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कैन नॉट बी लेफ्ट वेकेंट। कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट जो है उसको आप वेकेंट नहीं रख सकते हैं, उसे फिल करना पड़ेगा। इस वजह से इलेक्शन कमीशन का रोल भी यहां पर आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर जब बात करी जा रही है कि इलेक्ट कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। हमने देखा कि इलेक्टोरल कॉलेज अलग अलग होते हैं और उसमें अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो इसमें मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो इसमें एमपीज रहते हैं इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज के अंदर कवर किया है, तो आप इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू जरूर देख लीजिएगा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का क्या मतलब होता है, और साथ ही साथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्योंकि ये इंडियन पॉलिटी का टॉपिक है, करंट अफेयर्स का नहीं। लेकिन हाँ, जानना जरूरी है क्योंकि देयर इज ए, आप कह सकते हैं, इंटरसेक्शन बिटवीन करंट अफेयर्स एंड पॉलिटी। तो इलेक्टोरल कॉलेज दोनों ही हाउसेस के वो यहां पर शामिल रहते हैं। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज है फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो है, अगर हम कुछ और चीजें इनके बारे में समझने की कोशिश करें, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और ऑफ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर पार्लियामेंट के किसी हाउस से या हाउस ऑफ लेजिस्लेचर से कहीं से भी किसी व्यक्ति को चुनकर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर बनाया जाता है, उन्हें इलेक्ट किया जाता है, तो उन्हें अपनी प्रेजेंट और एग्जिस्टिंग सीट को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। कुछ और चीजें भी यहां पर अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, ही कैन नॉट बी, अ पर्सन कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट अनलेस ही इज द सिटीजन। मतलब उनको क्या होना पड़ेगा यहां पर, अगर वो सिलेक्ट होना चाहते हैं तो उनको
सिटीजन होना पड़ेगा भारत का, एंड ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, ठीक है, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम राज्यसभा भी कहते हैं। तो राज्यसभा के इलेक्शन के लिए वो क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है। इन सब सिचुएशंस के अंदर आप कह सकते हैं कि उनको चुना जाता है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम आंसर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज टाइफून ब्लॉक 4? सो टाइफून भी कह सकते हैं, टर्की का न्यूक्लियर सबमरीन है ये, या फिर कहें कि टर्की का लॉन्ग रेंज यूएवी है ये, या फिर टर्की की कोई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर टर्की का स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसमें से क्या है ये आपको बताना है। यहां पर ये बात तो पक्की है कि टर्की के द्वारा कुछ डेवलप किया गया है। तो टर्की ने रिसेंटली अनवील किया है, दिखाया है एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4, इस्तांबुल के अंदर इसे दिखाया गया। तो हमें भी यहां पर डेफिनेटली इसके बारे में सोचना चाहिए और इसको कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि पीछे जब बैटल हुई थी तो टर्की का जो पूरा सपोर्ट था वो पाकिस्तान को मिला था, और जो ड्रोन्स थे वो भी इनको मिले थे। मतलब टर्की में भी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। ये जो आपकी मिसाइल है, फर्स्ट हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि टर्की ने डेवलप करी है यहां पर, ठीक है। हाइपरसोनिक वर्जन स्पीड जो है वो कितनी होती है, 5 मैक या इससे ज्यादा की स्पीड रहती है यहां पर, जिसे आप हाइपरसोनिक स्पीड कहते हैं, विच इज 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। 5 मैक की जो स्पीड है, which means this is the speed of 5 times when we compare the same with the speed of the sound, ठीक है। 6.5 मीटर ये लंबी है और 2300 kg का इसका वेट है। हाई स्पीड एडवांस मैन्यूवरेबिलिटी इसकी देखने को मिलेगी। ऑपरेशनल रेंज इसकी 800 किलोमीटर हो जाती है, जो कि 1000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करी जा सकती है, ठीक है। और इस चीज को ध्यान से भारत को भी देखना चाहिए और इसको काउंटर करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो एक सिविलाइजेशन को लेकर है। एट्रस्कन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड इन विच मॉडर्न डे कंट्री? तो वैसे यहां पर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर्स में इसके बारे में जिक्र था तो हम डिस्कस इसको यहां पर कर रहे हैं। सो एक रेयर अनटच्ड टूम जो है वो मिली है इस सिविलाइजेशन से, और ये प्रीडेट करते इवन रोमन रिपब्लिक को भी, तो काफी पुरानी है, और इस वजह से इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। करंट अफेयर्स में इसके बारे में मेंशन किया गया था। जो एट्रस्कन मेडिटेरेनियन सिविलाइजेशन है ये फ्लोरिश हुई थी अराउंड 8 to 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा। 8 to 3rd BC एरा के अंदर ये फ्लोरिश हुई थी, ठीक है। देयर कंट्री, जो इनकी कंट्री थी सिविलाइजेशन की, उसको कहा जाता था टस्किया। टस्किया नाम से जाना जाता था, और कई बार एट्रूरिया के नाम से भी जाना जाता था। अलग अलग नाम बेसिकली दिए गए थे। एट्रूरिया जो लोकेट करता है सेंट्रल पार्ट ऑफ इटालियन पेनिनसुला में ये लोकेट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? जिनेवा, रोम, न्यूयॉर्क या पेरिस? ना यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। यूनेस्को न्यूज में क्यों था उसे एक बार जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो फुल फॉर्म है SCS की बात करते हैं, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उन्होंने कहा है दे विल वंस अगेन एग्जिट यूनेस्को। यूनेस्को से क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। यूएन्स कल्चरल एंड एजुकेशन एजेंसी इसे माना जाता है एज पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स रिन्यूड पुश टू विड्रॉ फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हमने देखा कि पहले भी जो उनकी बात चल रही थी तो उन्होंने WHO के लेकर ये चीज कही थी। UNRWA, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, वहां से भी एग्जिट करने की बात उन्होंने करी। पेरिस एग्रीमेंट से बात करने के लिए भी उन्होंने कहा। TPP से भी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, और अब बारी आई है यूनेस्को की, जहां से वो एग्जिट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से यूनेस्को न्यूज में था। एक स्पेशलाइज एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशंस की, जिसे स्टार्ट किया गया था 1945 के अंदर, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड इन 1945 आफ्टर वर्ल्ड वॉर द सेकेंड। इट टुक ओवर फ्रॉम एन ओल्डर ग्रुप, क्योंकि इससे पहले एक इंस्टीट्यूशनल कमेटी हुआ करती थी जिसे कहा जाता था इंस्टीट्यूशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉपरेशन, ICIC आप इसे कह सकते हैं। और मेन गोल जो है इसका यही है कि पीस और सेफ्टी वो बरकरार रखी जा सके दुनिया के अंदर, ठीक है। सो ये करा कैसे जाएगा, ये करा जाएगा ताकि अलग अलग देश जो है दे कुड वर्क टुगेदर इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन, आर्ट्स, साइंस एंड कल्चर। इन एरियाज में जब लोग कोलैबोरेट करेंगे तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं पीस एंड सेफ्टी वो कह रहे हैं कि वो एस्टैब्लिश कर पाएंगे। हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस, फ्रांस के अंदर ये हेडक्वार्टर लोकेट करता है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ विंटर फोक एक्सपेरिमेंट, वाईफेक्स आप इसे कह सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्रॉप प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट इसका मेन पर्पस है, पोल्यूशन लेवल मॉनिटरिंग इसका मेन पर्पस है, एक्यूरेट फोरकास्टिंग ऑफ विंटर फोक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या और किस वजह से इसे लेकर आया गया है वाईफेक्स? तो साइंस एंड टेक के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विंटर फोक एक्सपेरिमेंट इसने यह भी कंप्लीट हुआ, एक रिमार्केबल माइलस्टोन इसने यहां पर कंप्लीट किया है। 10 साल का जो माइलस्टोन था इसने यहां पर कंप्लीट कर दिया है, और डेडिकेटेड तरीके से रिसर्च करी जा रही थी इसके थ्रू नॉर्थ इंडिया की डेंस विंटर फोक को लेकर। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था, और इट वॉज लॉन्च्ड इन द विंटर ऑफ 2015। वो भी कहां पर? न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी IITM जिसे कहा जाता है, ये इसमें शामिल था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंतर्गत काम करता है, और सपोर्ट जो था वो IMD इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसमें अपना सपोर्ट दे रहा था। ये अपने आप में दुनिया का कुछ ही जो ऐसे एक्सपेरिमेंट है उसमें से एक था जिसमें लॉन्ग टर्म ओपन फील्ड एक्सपेरिमेंट किए गए थे, और पूरा का पूरा फोकस जो था वो किसके ऊपर रखा गया था? वो रखा गया था फोग के ऊपर, धुंध के ऊपर, ठीक है। एक एल्यूसिव विंटर हजार्ड जो है वो रेगुलरली डिसरप्ट करता है एयर को, रेल को, रोड ट्रांसपोर्ट को, और वो खासतौर पे इंडो गंजेटिक, जो नॉर्थ इंडिया के इंडो गंजेटिक प्लेन है यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। मेन मकसद यही है कि हम बेटर जो फोरकास्टिंग है वो इसकी कर पाए। अब फोरकास्टिंग में है कि आप देख पाए कि कहां पर कितना फोग आपको देखने को मिलेगा, या फिर इसमें नाउ कास्टिंग की भी बात करी जाती है। नाउ कास्टिंग में क्या होता है कि अगले 6 घंटों में कितना फोग आपको देखने को मिलता है, और कैसे फोग के एडवर्स इंपैक्ट को आप रिड्यूस कर सकते हैं एविएशन इंडस्ट्री के अंदर, इसको लेकर भी बातें यहां पर करी गई थी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक्यूरेट फोरकास्टिंग ऑफ विंटर फोग। Let's move to next question, question number 6. What is the relationship between ambrosia beetles and fungi? Predatory है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है, पैरासिटिक है, कॉमेंसल है। अब यहां पे देखिए, एक तरफ आपका आया एनवायरमेंट इकोलॉजी और दूसरी तरफ करंट अफेयर्स में इसका जिक्र था, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस आपके बनकर आते हैं, जहां पर दो सब्जेक्ट्स आपस में मिलते हैं ना, तो पूरी तरीके से वो स्टैटिक भी नहीं होता है, करंट अफेयर्स भी नहीं होते, तभी आपको क्वेश्चन पेपर जब आप देखते हैं कुछ तो कोर करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आपको दिखाई देते हैं, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे कि स्टैटिक को ही करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर स्पीसीज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। रबर प्लांटेशन केरला के अंदर होती है, और कहा गया कि जो रबर प्लांटेशन है केरला की, ये अभी अंडर थ्रेट है, क्योंकि जो एम्ब्रोसिया बीटल फंगस है, इन दोनों के बीच में अलायंस देखने को मिला है जो कि इन ट्रीज को अटैक कर रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लीफ है वो गिर रहा है और रैपिडली उसकी डेथ हो रही है। और इस तरीके से जब भी किसी भी आप कह सकते हैं क्रॉप को, ट्री को अफेक्ट किया जाता है, तो वहां पर आपको जो आउटपुट है उस क्रॉप से उतना ज्यादा डेफिनेटली नहीं मिल पाएगा। एम्ब्रोसिया बीटल्स की बात करें, इसका नाम एम्ब्रोसिया फंजाई से आता है, एंड इसके साथ साथ यहां पर इंडिया में पहली बार इसे रिपोर्ट किया गया था कैशू ट्रीज पोंडा गोवा 2012 के अंदर, ठीक है। तो रिलेशनशिप कैसे है दोनों के बीच में? म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, ठीक है। एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप रहता है जो दो फंगल स्पीसीज है उनके बीच में, जिसमें आपका फुजेरियम एम्ब्रोसिया एंड फुजेरियम सोलानी, ये दोनों आपको देखने को मिलते हैं। दीज बीटल्स दे अटैक डेड और इन्फेक्टेड ट्रीज, ऑल्दो ये जो ट्रीज हैं दे आर ऑल्सो नोन टू अटैक स्ट्रेस्ड ट्रीज ऑल्सो। तो यहां पर हेल्दी ट्री है, इन्फेक्टेड ट्री है, स्ट्रेस ट्री है, उनको यहां पर अटैक करते हैं, ठीक है। चलिए यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हु होस्ट द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025? किसने इसे होस्ट किया है? इंडिया, स्विट्जरलैंड, UAE, ब्राजील। पहली बात तो देखेंगे कि ये IUCN न्यूज में क्यों था, क्योंकि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025, इसे होस्ट किया गया है, और ये जो होस्ट करी गई है इसमें देखा जाएगा और फोकस होगा जेनेटिक टूल्स इन कंजर्वेशन, जेनेटिक टूल्स इन कंजर्वेशन। ये IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की बात करें तो लार्जेस्ट गैदरिंग है जो नेचर को लेकर होती है। नेचर कंजर्वेशनिस्ट एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो यहां पर मिलते हैं, वर्ल्ड के लीडर्स मिलते हैं, डिसीजन मेकर्स मिलते हैं और बातचीत करते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या, ये ग्लोबल प्रायोरिटीज को शेप करेगा फॉर नेचर कंजर्वेशन, और इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज फॉर द कमिंग डेकेड एंड बियॉन्ड कैसे मैनेज किया जाए इसको लेकर भी बात होगी। इट हैपेंस वंस इन एवरी 4 years, ठीक है।
तो 4 साल में एक बार आपको ये देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, अभी अभी इसे अबू धाबी में किया गया है, मतलब यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा UAE। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, विच जीन वाज मॉडिफाइड इन पाइनएप्पल टू इंप्रूव रेजिस्टेंस टू फिसेरोसिस। न्यूज देख लेते हैं कि ये जो जीन है या फिर पाइनएप्पल क्यों न्यूज में था, क्योंकि इंडियन रिसर्चर्स जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया एक की जीन इन पाइनएप्पल, एक इंपॉर्टेंट एक यूनिक जीन जो है वो मिला है पाइनएप्पल के अंदर, दैट ऑफर्स अ स्ट्रॉन्ग लोकल सॉल्यूशन। जो भी डिस्ट्रक्टिव फंगल इंफेक्शन इसको होता है, खासतौर पे फंगल इंफेक्शन जो फुसारियोसिस है, ये जो इसको पाइनएप्पल के अंदर देखने को मिलता है, उसका एक सॉल्यूशन जो है वो यहां पर मिला है। और जो फुसारियोसिस है ये कोज होता है बाय द एग्रेसिव फंगस, और बिगेस्ट थ्रेट ये पाइनएप्पल के अंदर माना जाता है, जिसकी वजह से जो प्लांट का स्टेम है वो काला हो जाता है और इसके जो लीव्स हैं वो भी रोट होना शुरू हो जाते हैं। और पिछले काफी सालों से ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स का यूज किया जा रहा था और उसके थ्रू ही इसको मैनेज करने की कोशिश करी जा रही थी। और अभी जो रीसेंट फाइंडिंग्स है उसके हिसाब से पता चला है कि ACSERK3 जीन जो है ये पाइनएप्पल के जेनेटिक कोड में मिला है, और इससे जो फ्रूट है उसको हेल्प मिलती है ताकि वो सरवाइव कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके और जो डिसीज है उसका इंपैक्ट कम कर सके। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ SASCI इन टूरिज्म कॉन्टेक्स्ट। सो 4 अलग अलग फुल फॉर्म्स दी हैं, लेकिन हम इसमें देखेंगे स्कीम्स को लेकर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी। आप इसमें फुल फॉर्म क्या हो सकती है वो सोच के बताइएगा। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये न्यूज में थी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है इन्होंने ऑपरेशनल गाइडलाइंस इशू करी है सैस की स्कीम को लेकर। तो ये तो पता चल गया कि किसको लेकर है, टूरिज्म को लेकर है, यहां से भी आइडिया लग ही गया था वैसे हमें। और फुल फॉर्म की बात करें तो दिस इज स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहां पर देखें जो अलग अलग ऑप्शंस है वहां से आपको ज्यादा आइडिया नहीं लग पाएगा कि टूरिज्म मिनिस्ट्री से आप किसको लिंक करके देखेंगे। तो स्पेशल असिस्टेंस जो है वो स्टेट्स को दी जाती है ताकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपने अपने स्टेट्स में वो लोग कर सकें, और इससे क्या होगा, आइकॉनिक टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो डेवलप हो पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आइकॉनिक टूरिस्ट प्लेसेस हर स्टेट अपने यहां पर डेवलप कर पाएगा, जिससे कि दोबारा से टूरिज्म को एक एनकरेजमेंट जो है वो दिया जा सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स प्रपोजल्स जो हैं उसको सबमिट किया जाता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इसको फिर कंसीडर करती हैं और फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है। टाइम पीरियड जो है प्रोजेक्ट को जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, ये मैक्सिमम 2 इयर्स पीरियड के अंदर किया जाएगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फंड्स रिलीज करेगी अंडर दिस स्कीम, और वो भी कब तक किए जाएंगे, 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, ये कुछ काम इसके अंदर किए जा रहे हैं। तो बेसिकली टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसे लेकर आया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी काफी न्यूज में है, तो इसको लेकर पूछा अभी कौन सा इसमें से सही नहीं है, कौन सा इसमें से एक टाइप नहीं है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उन्होंने रिसेंटली एक बिल पास किया है, जेनेसिस एक्ट इसे कहा गया है। एक बिल है जो यूएस डॉलर जो स्टेबल कॉइन्स के साथ में पेग्ड है, मतलब जो यूएस डॉलर स्टेबल कॉइन्स के साथ में पेग्ड है। ठीक है, इनको रेगुलेट करने के लिए ही ये बिल जो है वो लेकर, जेनेसिस एक्ट जो है वो लेकर आया गया है। स्टेबल कॉइन्स क्या है, एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है स्टेबल कॉइन्स, जिसकी वैल्यू पैक करी जाती है किसी दूसरी एसेट के साथ, क्योंकि अदरवाइज जब भी हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी के पीछे बैक करने के लिए कोई चीज नहीं होती। जैसे डॉलर के पीछे तो अमेरिका की इकोनॉमी है, रुपी के पीछे भारत की इकोनॉमी है, गोल्ड अपने आप में इंट्रिंसिक उसकी वैल्यू है। ठीक है, किसी जगह के करेंसी नोट्स की बात करें तो उसके पीछे भी उसकी गवर्नमेंट होती है, इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं उसके पीछे कंपनी होती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के पीछे क्या, तो यहां पर उसको एक तरीके से लेजिटिमाइज करने के लिए उसको बैकिंग देने की कोशिश करी जा रही है। तो एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है जिसकी वैल्यू जो है किसी दूसरी एसेट के साथ पैक करी जाती है, चाहे वो करेंसी हो या गोल्ड हो, ताकि उसका जो प्राइस है उसे मेंटेन किया जा सके। ठीक है, यहां तक क्लियर है। जब हम स्टेबल कॉइन्स की बात करते हैं तो स्टेबल कॉइन्स 3 तरीके के होते हैं, फिएट कोलेटराइज्ड होते हैं, क्रिप्टो कोलेटराइज्ड होते हैं और नॉन कोलेटराइज्ड होते हैं। जो आपके टाइप्स हैं इसमें जो नॉन कोलेटराइज्ड है उसे एल्गोरिथमिक कहते हैं। जैसे आज भी मैंने आपको ये बताया था, जो क्रिप्टो करेंसी है इसमें कोई बैकिंग नहीं है, सिर्फ एल्गोरिथम से ही उसे बनाया जा रहा है। ठीक है, फिएट कोलेटराइज्ड जो स्टेबल कॉइन होते हैं किसी स्पेसिफिक एसेट, जैसे फिएट करेंसी के साथ उसको रिलेट कर दिया जाता है। ठीक है, जब हम क्रिप्टो कोलेटराइज्ड कहते हैं, क्रिप्टो कोलेटराइज्ड के अंदर वो किसी क्रिप्टो करेंसी से कोलेटराइज होते हैं, नॉन कोलेटराइज्ड के अंदर वो किसी भी चीज से कोलेटराइज नहीं होते, मतलब वो एल्गोरिथमिक होते हैं। तो डेरिवेटिव बैक जैसा कोई भी यहां पर टाइप नहीं रखा गया है।
ठीक है, तो एक तो जो सॉफ्टवेयर के अपनी एल्गोरिदम है उससे कोलेटराइज होते हैं, एक फिएट करेंसी से और एक क्रिप्टो करेंसी से कोलेटराइज होते हैं। डेरिवेटिव बैक जैसी कोई चीज नहीं है। तो यहां पर जो भी आपका स्कोर है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। सो वी आर इन आवर नेक्स्ट क्लास ऑफ करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। तो यहाँ पर 10 एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे और मार्क्स जो है वो आप अपने आप को देते हुए चलिएगा। सो क्वेश्चन के जो मार्क्स आपको देने फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट 1 मार्क, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 0। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, लेकिन हाँ जब मॉक टेस्ट करेंगे तब यहाँ पर 2 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर और नेगेटिव मार्किंग भी फिर यहां पर कंसीडर करी जाएगी। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो सी स्लग्स को लेकर है, पूछा गया है सी स्लग्स को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो यहां पर टॉपिक को लेकर हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। पहली कहते हैं दे बिलोंग टू फाइलम एकिनोडर्माटा, तो किसको बिलोंग करते हैं वो ये बताया। सम सी स्लग्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड सम सी स्लग्स आर फाउंड ओनली इन डीप ओशन। तो सी स्लग्स को लेकर 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। साइंटिस्ट ने रिसेंटली आइडेंटिफाई किया है और फॉर्मली डिस्क्राइब किया है 2 प्रीवियसली अननोन स्पीसीज को। ठीक है, सी स्लग्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। अब यहां पर क्योंकि रीसेंट डिस्कवरी करी गई है इस वजह से ये एरिया आपका करंट अफेयर्स में था और क्वेश्चन यहां से बनकर आ सकता है। ठीक है, अब हम सी स्लग्स के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं और फिर 1 बाय 1 इन स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ठीक है और कौन सी हमारी इनकरेक्ट है। सी स्लग्स जो होते हैं इनको नूडी ब्रांचेस भी कहते हैं। सॉफ्ट बॉडीड मरीन मोलस्क्स जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, दे आर फाउंड इन द वर्ल्ड्स ओशंस। पूरी दुनिया में जो ओशंस है वहां पर मिलेंगे और शैलो सी के अंदर भी आपको मिल जाते हैं और इवन डीप सी जो है वहां पर भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जो फाइलम मोलस्क है उस कैटेगरी को ये बिलोंग करते हैं और यहां पर फाइलम एकिनोडर्माटा लिखा है, तो इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आपका साइंटिफिक क्वेश्चन है जो डिस्कवरी करी गई है स्पीसीज को लेकर, तो उसको लेकर कुछ साइंटिफिक डिटेल्स को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम देखें दे लुक लाइक द नेकेड स्नेल्स, जैसे कोई स्नेल हो जिसकी शेल नहीं है, क्योंकि जब हम स्नेल की बात करते हैं उसमें आपको एक शेल भी दिखाई देती है। काफी स्लोली ये मूव करते हैं और ग्रेज करते हैं एल्जी और स्पॉन्जिस के ऊपर। ठीक है, कोरल रीफ्स जो हैं उसके अंदर ये यूजुअली आपको मिल जाएंगे और कलर्स काफी वाइब्रेंट होते हैं, जैसे यहां पर भी फोटो में आपको दिखाई दे रहा है। इंट्रिकेट पैटर्न्स भी उसके ऊपर बने हुए होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर ये काफी टॉक्सिक भी होते हैं। तो टॉक्सिसिटी जो इनके अंदर आती है वो आती है जो भी क्रिएचर्स को ये खाते हैं वहां से टॉक्सिसिटी इनके अंदर आ जाती है और इनमें से कुछ कैटेगरीज जो है वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर फाउंड ओनली इन डीप ओशन नहीं, हमने देखा कि शैलो ओशन में भी मिलते हैं और ये किसको बिलोंग करते हैं वो भी हमने देखा, फाइलम मोलस्क को ये बिलोंग करते हैं, ना कि फाइलम एकिनोडर्माटा। सेकंड स्टेटमेंट ही हमारी करेक्ट है, आंसर हो जाता है हमारा बी। अब ये है एक डिफिकल्ट क्वेश्चन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बनाया जा सकता है और यूपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड। अब जब भी इस तरीके से नोट पूछा हो ना उसे सर्कल में जरूर डालिएगा, नहीं तो एग्जाम में फिर करेक्ट जो स्टेटमेंट होगी उसको आप मार्क करके आ जाएंगे। यूके ने रिसेंटली ओपन किया है एक फाइनल 2025 वीजा बैलेट इंडिया के यंग प्रोफेशनल स्कीम के अंदर, और यहां पर इंडिया के अंदर जो 18 से 30 साल के जो इंडियंस हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अगर वो यूके में आकर काम करना चाहते हैं तो 2 साल के लिए वो यहां पर आ सकते हैं। ठीक है, जब इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एक एमओयू साइन किया गया था और ये हुआ था 2021 के अंदर, तब इस स्कीम को लेकर चर्चा करी गई थी और वहीं पे अनाउंस किया गया था कि ऐसा कुछ लॉन्च किया जाएगा और इसके 2 साल के बाद 2023 में इसको लॉन्च किया भी गया फरवरी के महीने में और अभी 2025 में इसे इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। इंडियन सिटीजन्स जो 18 से 30 साल के हैं वो यूके में रह पाएंगे, वहां काम कर पाएंगे और ऐसा 2 साल तक वो कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, कैंडिडेट्स जो है वो यूके में जा पाएंगे और उनका जो वीजा है जितने भी टाइम का वैलिड होता है उस टाइम पीरियड को वहां पर बिताकर फिर वो वापस आ सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी तो सबसे पहले यही है कि इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पाकिस्तानियों के लिए। सो दिस इज द एमओयू व्हिच इज साइंड बिटवीन यूके एंड इंडिया, तो इंडियन नेशनल्स के लिए। और एज ब्रैकेट कितनी रखी गई है, 18 to 30 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो है बैचलर डिग्री। ठीक है, जैसे बीकॉम है, बीटेक किया हुआ है, बीए किया हुआ है, तो बैचलर डिग्री जो है वो या उससे ऊपर की डिग्री होनी चाहिए और 2530 पाउंड उनको अपनी सेविंग्स में दिखाने हैं। ठीक है, स्टडिंग अ मास्टर प्रोग्राम, क्या ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है?
बिल्कुल हो सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, ये भी हो सकता है। टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम द यूके एंड रिटर्निंग लेटर, ये भी इसके अंदर है। इंक्लूडिंग डिपेंडेंट चिल्ड्रन इन वीजा एप्लीकेशन, दिस थिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है, इसे अलाउ नहीं किया गया, राइट। और जब भी वीजा एप्लीकेशन या अप्रूव होते हैं तो 6 महीने के अंदर उनको वहां पर जाना पड़ेगा। स्टडी के लिए जा सकते हैं, हाई डिग्री के लिए जा सकते हैं, जैसे हमने देखा, काम करने के लिए वहां पर जा सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। कुछ टाइम वहां पर स्पेंड करके फिर वापस भी आ सकते हैं। लेकिन हाँ, वीजा कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एंड एप्लीकेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर मोस्ट पब्लिक बेनिफिट्स। फैमिली मेंबर्स, उनको भी अलाउ नहीं किया गया कि आप उनको अपनी एप्लीकेशन में ऐड नहीं कर सकते। सो बेसिकली जिस व्यक्ति को काम करना है या पढ़ाई करनी है वही यहां पर जा सकता है। ठीक है, 2021 में साइन किया गया था, याद रखिएगा। और 2 साल के बाद इसके ऊपर एक स्कीम भी जो है वो लेकर आई गई थी। क्राइटेरिया हम ऑलरेडी यहां पर देख चुके हैं, 18 से 30 साल। इस तरीके की स्टेटमेंट्स कई बार पूछ ली जाती है, कितने साल का है, कितने एज ब्रैकेट के लोगों के लिए, ये सब चीजें यहां पर कई बार पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एक्ट। सो recently CBDT aims to step up its crackdown on evasion through the greater use of data analytics। अभी ये न्यूज काफी ज्यादा थी कि डेटा एनालिटिक्स का काफी ज्यादा यूज किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी यूज किया जाएगा, ताकि डिस्क्रिपेंसी जो है इनकम को रिपोर्ट करने में वो यहां पर आइडेंटिफाई करी जा सके। ठीक है, सीबीडीटी की बात करते हैं तो ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि सीबीडीटी रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंदर बनाई गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसे बनाया। और ये फंक्शन इंक्लूड करता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, डीलिंग विद मैटर्स जहां पर हमें डायरेक्ट टैक्स को लेवी करना होता है, कलेक्ट करना होता है, सुपरविजन करना होता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेकर सारी चीजें इससे रिलेट करती हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जैसे आजकल हर एरिया में देखने को मिल रहा है, तो यहां पर गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है, वो भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आज से कुछ साल पहले भी इस तरीके की चीजों को लेकर बात करी गई थी, जहां पर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जो थी लोगों की वो देखी जाती थी और फिर देखा जाता था कि कितना टैक्स वो दे रहे हैं और जिस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल शो कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्या उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है या नहीं। तो यहां पे करेक्ट आंसर इज सी, फैक्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी पूछ रहे तो हम उसको भी यहां पर ऐड कर रहे हैं। विच रिवर ओरिजिनेट्स इन द कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो सबसे पहले देखेंगे कि ये क्वेश्चन बना क्यों, क्या चीज न्यूज में थी। लेकिन अब कावेरी, पैराली, गोदावरी, वाइगे, तो 4 नदियां यहां पर आपको दी गई हैं। तो रिसेंटली एक रिसर्च स्कॉलर जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है 450 स्पीसीज ऑफ मोथ्स कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। ये 450 स्पीसीज मोथ्स की जो है उसको यहां पर डॉक्यूमेंट किया है, इस वजह से ये लोकेशन न्यूज में थी। कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर है। सदर्न मोस्ट टिप जो इंडिया की है, ऑफ कोर्स जैसे कहते हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो जो सदर्न मोस्ट टिप है कन्याकुमारी की लोकेशन। ठीक है, और यहां पर बेसिकली आपको अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल दोनों ही मिलते हुए इंडियन ओशन में दिखाई देते हैं। ठीक है, सेंचुरी जो है इसके नॉर्थ में कालक्कड़, मंदोथुराई टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। और रिवर्स की बात करते हैं तो यहां पे 7 रिवर्स जो है उनका ओरिजिन यहां पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें फेमस पैराली एंड थमीराबारानी रिवर्स जो है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? बी इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर तो हमारा यहां पर बी हो जाएगा। वैसे अगर कावेरी की बात करें, कावेरी का ओरिजिन जो है ताल कावेरी से है, TALA, ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी हिल्स, कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर है। जब हम गोदावरी की बात करते हैं तो त्रिम्बाक प्लेटू जो है नासिक में, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। वाइगे रिवर की बात करें तो ये आपका वेरू संधु हिल्स जो वेस्टर्न घाट में है, थेनी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, वहां से निकलती है। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पैराली। चलते हैं यहां से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले जो एमसीक्यू का कोर्स है आपका, नाउ इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। नाउ दिस इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जिनका एमसीक्यू सेक्शन जो है या फिर कहीं जो प्रीलिम्स के अंदर काफी वीक है। तो यहां पर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो मेजर आपकी बुक्स हैं उसके एमसीक्यूज जो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स द वीडियोस आर गिवन, तो वीडियो के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एमसीक्यूज वाला जो एरिया प्रीलिम सेक्शन बेसिकली जो आपका है वो यहां पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लंपी स्किन डिसीज, LSD? पहले भी काफी बार ये चीज न्यूज में रह चुकी है। सो कोरोना वायरस, LSTB, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, रिफ्ट वैली फीवर वायरस, चारों में से क्या हो सकता है? अब यहां पर कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है। रिसेंटली 900 कैटल जो है वो इन्फेक्टेड पाई गई हैं LSD से, मतलब लंपी स्किन डिसीज से। और दूसरे केसेस भी यहां पर डेली बेसिस पे एमर्ज हो रहे हैं। पुणे डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर देखा गया एक पोटेंशियल डिक्लाइन इन द मिल्क सप्लाई, क्योंकि अगर काउस की बात करें, अगर वो किसी न किसी डिसीज से सफर कर रहे हैं तो फिर मिल्क जो है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज है और ये हर तरीके की कैटल्स, कोई भी ब्रीड हो उस कैटल को ये अफेक्ट करती है। इवन वाटर बफेलो को भी ये अफेक्ट करती है।
जो लंपी स्किन डिसीज वायरस है LSTV, इसकी फुल फॉर्म क्या है? लंपी स्किन डिसीज वायरस, जो कि जीनस कैप्रीपॉक्स वायरस CAPV इसका एक मेंबर है, उसकी वजह से ये डिसीज होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने देखा कि यहां पे काउस की बात करी है, और जब भी हम कहीं ना कहीं एनिमल्स की या फिर किसी भी स्पीसीज की बात करते हैं, उनमें अगर कोई भी डिसीज होती है तो हम उसे कह देते हैं कि वो जूनोटिक डिसीज है, राइट। लेकिन LSTV इज नॉट जूनोटिक, तो इस वजह से कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स इससे सफर नहीं करते। क्योंकि जूनोटिक में क्या होता है, याद करिएगा, बैट्स को पिछली बार हमने देखा था, नीपा वायरस के बारे में देख रहे थे, दूसरी चीजों के दूसरे वायरसेस के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में देख रहे थे। तो जहां पर भी स्पीसीज से ह्यूमंस के अंदर वो डिसीज आ जाते हैं तो वो जूनोटिक बन जाती है, ठीक है। ये जो यूजुअली LSTV या LST जो डिसीज है, ये एंडेमिक है अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के अंदर, और अब धीरे धीरे यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों के अंदर भी ये फैल रही है, और कैटल के अंदर काफी सीवियर डिसीज ये मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। व्हाट वाज द MiG-21 फाइटर जेट फर्स्ट इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स? हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ एक्सप्लेनेशन पार्ट हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां पर जस्ट टेक अ शॉट, सोचिए क्या इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी भी अब नंबर्स के बारे में पूछने लगा। तो यहां पर एक नंबर का क्वेश्चन मैंने भी ऐड करके दिया, जैसे इस बार भी खो खो को लेकर और इवन टेनिस या बैडमिंटन को लेकर देयर वाज अ क्वेश्चन जहां पर उन्होंने नंबर्स को लेकर फैक्चुअल स्टेटमेंट्स दे रखी थी। सो यहां पर इंडियन एयरफोर्स जो है वो रिटायर करने वाले हैं रशियन मेड MiG-21 बाइसन फाइटर जेट्स को, और ये किया जाएगा सितंबर में, सितंबर के महीने में किया जाएगा। और ये जो बेसिकली पूरा आप कह सकते हैं इवेंट होगा, दिस इज गोइंग टू मार्क एन एंड ऑफ एन एरा, बिकॉज लॉन्गेस्ट सर्विंग एयरक्राफ्ट इसे बताया गया है, ठीक है। सुपरसोनिक जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसको कि सोवियत यूनियन पहले यूज करता था, उन्होंने बनाया था, और फिर इंडियन एयरफोर्स में इसे 1963 के अंदर इंडक्ट किया गया था, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट एवर सुपरसोनिक जेट ये था। और फिर इंडिया जो है, हमारे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उन्होंने 657 MiG-21 जो थे लाइसेंस के अंडर रशिया से लाइसेंस लिया, और उसके बाद 657 MiG-21 जो थे वो भारत के अंदर ही बनाए गए थे। सेकंड मोस्ट प्रोड्यूस्ड जेट एयरक्राफ्ट है ये पूरी दुनिया के अंदर, और नेटो ने इसका नाम जो है वो रखा हुआ है फिशबैट, ठीक है। तो अलग अलग नामों से वैसे इसको जाना जाता है। काफी सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या फाइट्स होती हैं, वहां पर MiG-21 को देखा जाता है। हमने 1963 में जब इसे इंडक्ट किया, उसके बाद 1965 की जो वॉर थी, 71 की जो इंडिया पाकिस्तान वॉर थी, कारगिल वॉर जो हमारी 1999 की थी, वहां पर भी इसे यूज किया था। इवन लेटेस्ट अगर हम बात करें तो 2019 बालाकोट में और ऑपरेशन सिंदूर में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। चलते हैं यहां से आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है कैरेनिया मिकी मोटाई प्राइमरली अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ह्यूमंस को ये अफेक्ट करता है, क्रॉप्स को, मरीन लाइफ को, एम्फीबियंस को। एक रिसेंटली मैसिव आउटब्रेक देखा गया टॉक्सिक एल्जी की वजह से, ठीक है। और ये जो टॉक्सिक एल्जी थी ड्यू टू कैरेनिया मिकी मोटाई ऑफ द साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली, और जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज मरीन लाइफ की जो थी वो यहां पर बर्बाद हो गई, आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉय होगी, और इसकी वजह से लोकल टूरिज्म और फिशिंग के ऊपर भी इफेक्ट देखने को मिला है। जो कैरेनिया मिकी मोटाई है, ये क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रेड टाइड डीनो फ्लैगलेट्स, और ये प्रोलिफरेट हो रहे हैं, इनका नंबर बेसिकली बढ़ रहा है नॉर्थ अटलांटिक रीजन के अंदर, जापान के आसपास भी, और ये मरीन लाइफ को बेसिकली अफेक्ट करते हैं। दे हैव नॉट बीन कंफर्म्ड रिपोर्ट्स ऑफ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द ह्यूमंस, तो अभी ह्यूमंस को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स में जिससे पता चले कि इनका इंपैक्ट ह्यूमंस के ऊपर भी हो रहा है, ठीक है। लेस टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक नहीं है, लेकिन ग्लोबली वाइड स्प्रेड है, और इनके ब्लूम की वजह से जैसे जैसे ये बढ़ रहे हैं, आयरलैंड, नॉर्वे, इंडिया, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये एरिया जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, और जो फोटोसिंथेटिक स्पीसीज होते हैं उनके ऊपर आप कह सकते हैं नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कंप्राइज विच 3 ब्रॉड पैरामीटर्स? जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की बात करते हैं, इसमें एक्सेस स्टेबिलिटी ग्रोथ, एक्सेस यूसेज क्वालिटी, लिटरेसी यूसेज मोबिलिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट क्या आता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्फॉर्म किया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जिसे हम FI इंडेक्स भी कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए ये इंप्रूव हुआ है, और ये 67% आया। मतलब आप कह सकते हैं कि इस एरिया में हमने 100 में से 67 मार्क्स हासिल किए। पिछले साल हमारा स्कोर जो था 64.2 था, तो पहले से हमने इंप्रूव किया है। FI इंडेक्स जो है कंसेप्चुलाइज करता है कि एक तरीके का काफी कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है, जिसमें बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एज वेल एज पेंशन सेक्टर की बात करते हैं, और यहां पर हमारा कितना आप कह सकते हैं कि लिटरेसी बढ़ रही है, इन सब चीजों को लेकर बात करी जाती है। इसमें देखा जाता है कि कितने लोग इंश्योरेंस को यूज कर रहे हैं, बैंकिंग को यूज कर रहे हैं, कितने लोगों के पास एक्सेस है इस चीज का, और
इन चीजों की क्वालिटी किस तरीके से है, ये सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। ब्रॉड पैरामीटर्स यहां पर हमने देख लिए। ऑलमोस्ट 97 इंडिकेटर्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं जिसमें हमने इंप्रूवमेंट जो है वो आते हुए देखा है। ठीक है, एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट मेक्स लेंटाना कैमारा अ थ्रेट टू नेटिव बायोडाइवर्सिटी? ये एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, ये रिड्यूस करता है ऑक्सीजन को वाटर बॉडीज में। ये एलियो और एलेलो केमिकल्स जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ को वो प्रोड्यूस करता है, एंड इट इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी एक्सेसिवली। ठीक है, सो यहां पे लेंटाना कैमारा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। रिसेंटली ये जो स्पीसीज है न्यूज में थी, क्योंकि जो लेंटाना कैमारा स्पीसीज है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था कुछ, आप कह सकते हैं कि 30-40 साल पहले, एक ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर कुछ इस तरीके से दिखता है, और इसकी वजह से अभी इट हैज टेकन ओवर मोर देन 3 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट इन हिमाचल प्रदेश, और जिसकी वजह से स्टेट की जो नेटिव बायोडाइवर्सिटी है उसको इंपैक्ट आ रहा है। क्योंकि जैसे ही बाहर की कोई स्पीस या फिर फॉरेन स्पीसीज जैसे ही इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो हो सकता है कि वो जो प्रेजेंट स्पीसीज होती है उनको टेक ओवर करना शुरू कर दे। ये क्या है? एक तरीके की इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है। ठीक है, इसे वैसे पैन ट्रॉपिकल वीड स्पीसीज के तौर पे भी जाना जाता है। दिस इज नेटिव टू साउथ अमेरिका, और इंडिया के लिए तो फिर नहीं है। तो यहां पर किस तरीके से इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा? इट प्रोड्यूसेस एलिलो केमिकल्स, जिसकी वजह से दूसरे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है और इसकी ग्रोथ ज्यादा रहती है। ठीक है, इस तरीके से दिस प्लांट और दिस स्पीसीज कीप ऑन टेकिंग ओवर अ लार्ज चंक्स ऑफ लैंड। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द चोला गंगम लेक वॉज बिल्ड ड्यूरिंग रीन ऑफ विच चोला किंग? राजा चोला द फर्स्ट, आदित्य चोला, राजेंद्र चोला द फर्स्ट, विक्रम चोला। वैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि न्यूज में था, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आपको याद है हमने एक क्वेश्चन इसी एरिया से डिस्कस किया था। अभी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। द लेजेंडरी तमिल किंग राजेंद्र चोला द फर्स्ट, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है दैट चोला गंगम और या चोला गंजम लेक, इसे डेवलप किया जाएगा। इट इज अ प्रोमिनेंट वाटर बॉडी जो कि सिचुएटेड है कहां पर? जो गंगई कोंडा चोलापुरम। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने मैप के ऊपर भी देखा था, गंगई कोंडा चोलापुरम इन द अरियलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। और लोकली इस चोला गंजम लेक जो है इसे पुनेरी लेक भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा राजेंद्र चोला द फर्स्ट, क्योंकि उन्हीं की आप कह सकते हैं कि एनिवर्सरी जो है उसके ऊपर इसे अनाउंस किया गया है। हिस्टोरिक लेक है, राजेंद्र चोला जो है उनके टाइम पर बनाई गई थी, फेमस रूलर है चोला डायनेस्टी। और हम जानते हैं चोला डायनेस्टी जो है उनका जो एक्सपेंशन था खासतौर पे नेवी की तरफ से अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा था। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है। ठीक है, राजेंद्र चोला द फर्स्ट है, इनको राजेंद्र द ग्रेट भी कहा जाता था। चोला एम्परर थे, कुछ 1014 से 1044 कॉमन एरा था। ठीक है, उनका गंगई कोंडा चोला के नाम से भी जाना जाता था बिकॉज ही वॉज द ब्रिंगर ऑफ द गैंजेस रिवर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज सी। 10 में से जो भी आपका स्कोर आया है प्लीज मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और जो लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।